हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है, ताकि जो आप लोग बाद में भी इसे देख लीजिएगा। और आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, हम लोगों का जो टारगेट है, जो हमें बनाना है, वो बनाना है डुअल बैंड रियल टू रियल मैचिंग नेटवर्क यूजिंग पाई स्ट्रक्चर। ये आप लोगों का टाइटल रहेगा, और ये आप लोगों को डिजाइन करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम समझते हैं मैचिंग नेटवर्क क्या है, डुअल बैंड मैचिंग नेटवर्क क्या है। मैचिंग नेटवर्क आप लोगों को हम बता चुके हैं। अब हम लोगों को देखना है। अच्छा एक मिनट, टैप कनेक्टेड नहीं है। देखिए, मैचिंग नेटवर्क हम आप लोगों को बताए थे कि जैसे हमारे पास एक सोर्स है, ठीक है, और यहाँ पे सोर्स को हम जनरेटर कहते हैं, ये वीजी इस वोल्टेज है, और जेड जी क्या है, इसका सोर्स इंपीडेंस है, और ये एक लोड हमारे पास है, जेड एल। तो अगर जेड जी और जेड एल में मिसमैच होगा, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फिर सोर्स से लोड के लिए नहीं हो पाएगा। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि हम इन दोनों के बीच में एक मैचिंग नेटवर्क लगाते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था मैंने। अभी जो मैचिंग नेटवर्क लगाते हैं वो इस तरह से लगाते हैं कि ये जो जेड इन होगा, this must be equal to z in of the matching network, this must be equal to complex conjugate of zg, और यहाँ पर जो z out होगा, this must be equal to complex conjugate of zl। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है मैचिंग नेटवर्क का। और इस मैचिंग नेटवर्क के बारे में आपको क्या बताया था, ये एक लॉसलेस नेटवर्क होता है, ठीक है। और इसमें एक और बात बताया था मैंने आपको मैचिंग नेटवर्क के बारे में, एक लॉसलेस है। दूसरी बात मैंने क्या बताया था, ये लम्प्ड हो सकता है, और क्या हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। आप लोग बीच बीच में जवाब देते रहिएगा, ताकि मुझे लगे कि कहीं डिस्कनेक्ट ना हो गया, क्योंकि यहाँ काफी बारिश हो रही है, तो नेटवर्क कभी भी डिस्कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। जैसे डिस्कनेक्ट हो जाए मुझे रिंग कर दीजिएगा, फोन मेरे पास नहीं है। तो लंप में हमने क्या कहा था कि एल एंड सी से बनता है, ये डिजाइन हमने कंप्लीट कर लिया। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या बताया था कि यहाँ हमने, लगता है कोई आया इसमें। अच्छा, बंटी ज्वाइन करना है। और डिस्ट्रीब्यूटेड में मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर हम लोग ट्रांसमिशन लाइंस लेते हैं, स्टब्स लेते हैं, और इनके हेल्प से हम मैचिंग करते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड वाले को मैंने डिटेल में नहीं बताया आप लोगों को, ठीक है। तो आज हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूटेड को पहले देखेंगे क्या कि ये ट्रांसमिशन लाइन और स्टेप का बिहेवियर कैसा होता है, और इसके हेल्प से फिर हम मैचिंग नेटवर्क कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब डुअल बैंड का क्या मतलब हुआ, हम लोगों ने जो देखा था वो सिंगल बैंड देखा था। बल्कि उसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि मैचिंग नेटवर्क जो हमारा होता है वो तीन तरह का होता है, ठीक है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैचिंग नेटवर्क। ऐसे में इसका क्लासिफिकेशन कहीं, जैसे एक क्लासिफिकेशन के हिसाब से लंप्ड या डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, एक क्लासिफिकेशन के हिसाब से फॉर सिंगल फ्रीक्वेंसी हो सकता है, फॉर डुअल बैंड हो सकता है, फॉर ट्रिपल बैंड हो सकता है। एक क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये तीन तरह का होता है। वो क्लासिफिकेशन क्या है, ये जो Zg है और ये ZL है, ये क्या है। तो पहला जो क्लासिफिकेशन होता है इसको हम लोग कहते हैं रियल टू रियल मैचिंग नेटवर्क। रियल टू रियल मैचिंग नेटवर्क का मतलब ये होता है कि आपका ZL रियल है, और जो Zg है ये भी रियल है, ठीक है। दूसरा होता है जिसमें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स टू रियल मैचिंग नेटवर्क। कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि ZL जो है कॉम्प्लेक्स है, और Zg जो है वो रियल है। और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स मैचिंग नेटवर्क।
ठीक है, इसका मतलब है कि ZL कॉम्प्लेक्स है और ZG भी कॉम्प्लेक्स है। अब पूछेगा कि इन तीनों की जरूरत पड़ती है, फिर तीनों क्यों पढ़ रहे हम, तो भाई तीनों की जरूरत पड़ती है। रियल टू रियल मैचिंग नेटवर्क अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, तो जो हम कपलर्स बनाते हैं या पावर डिवाइडर्स बनाते हैं, इन जगहों पे हम लोगों को जो Z की वैल्यू होती है, जो लोड होता है, वो हमारा रियल होता है और सोर्स इंपीडेंस भी रियल होता है। आमतौर से देखिएगा कि ये जो सोर्स इंपीडेंस है ये रियल होता है किसी भी मैचिंग। अगर आप हम बात करें किसी माइक्रोवेव सिस्टम के अंदर, तो ये जो ZG होता है दैट इज ऑलवेज रियल। और ये जो ZG की वैल्यू होती है इसको हम जनरली इक्वल टू Z नॉट कह देते हैं, और Z नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम्स 50 ओम होता है। ठीक है, तो जो ये लोड है ये कुछ भी हो सकता है, इसको हम 50 ओम से मैच कर रहे होते हैं। तो आइंदा भी हम लोग जब बनाएंगे, जब देखेंगे, तो ZG को सिंपली Z नॉट से रिप्लेस से रिप्रेजेंट करेंगे और ZL की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। कॉम्प्लेक्स टू रियल में भी ये एक साइड जो हमारा होता है ये Z नॉट के बराबर है, और ये जो है ये ZL क्या हो जाएगा, ZL इस केस में हो जाएगा R प्लस JX। मतलब रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी पार्ट भी है। और ये जो JX है, X क्या होगा, X विल बी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। X क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जो रिएक्टेंस है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, इसलिए इस तरह के लोड को हम लोग फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स लोड भी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स लोड। तो अब सवाल ये उठता है, अच्छा कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स में क्या है कि ZL की वैल्यू हो जाएगी RL प्लस JXL और ZG की वैल्यू हो जाएगी RG प्लस JXG। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स है। तो सवाल ये उठता है कि कॉम्प्लेक्स टू रियल मैचिंग नेटवर्क का कहाँ इस्तेमाल है और कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स मैचिंग नेटवर्क का कहाँ इस्तेमाल है। तो कॉम्प्लेक्स टू रियल मैचिंग नेटवर्क की बात करें तो ये होता है एम्पलीफायर्स में इस्तेमाल होता है। एम्पलीफायर्स में कैसे इस्तेमाल होता है, मान लो कि ये एक हमारे पास ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बनाइएगा तो उसमें ट्रांजिस्टर होगा, और एज्यूम करते हैं कि ये ट्रांजिस्टर विद प्रॉपर बाइसिंग है। हम अभी बाइसिंग नेटवर्क की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये एज्यूम कर रहे हैं कि प्रॉपर बाइसिंग, हम ट्रांजिस्टर को कंप्लीटली नहीं दिखा रहे, सिर्फ प्रॉपर बाइसिंग के साथ दिखा रहे हैं। ये ट्रांजिस्टर अपने आप में, हमने सिर्फ ट्रांजिस्टर दिखाया है, लेकिन ये प्रॉपर बाइसिंग के साथ है, बाकी कंपोनेंट जुड़े हुए जो यहाँ पे दिखाए नहीं जा रहे। अब क्या होगा अगर आप एम्पलीफायर बनाते हैं, तब अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे सोर्स कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप लोड कनेक्ट करेंगे। तो ये तो ZG होता है मोस्ट ऑफ द टाइम Z नॉट के बराबर होगा, सोर्स इंपिडेंस जो है Z नॉट के बराबर होगा, 50 ओम के बराबर होता है। ठीक है, और ये जो ZL होता है ये भी 50 ओम के बराबर होता है। अब आप पूछिएगा मैचिंग नेटवर्क की जरूरत क्या है, तो देखिए ये सोर्स इस लोड को डायरेक्टली इंटरफेस नहीं कर रहा है, सोर्स की इंटरफेसिंग किससे हो रही है, विथ द इनपुट पोर्ट ऑफ द एम्पलीफायर। और यहाँ पे सोर्स क्या देख रहा है, सोर्स Zin देख रहा है। ठीक है, और लोड क्या देख रहा है, लोड ZG को नहीं देख रहा है, लोड क्या देख रहा है, इस एम्पलीफायर का Z आउट देख रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होता है, ये ZG जो होगा और ये जो Z आउट होगा, ये Zin और ये जो Z आउट है, ये कैसा होगा, ये कॉम्प्लेक्स होगा। किसी भी एम्पलीफायर का इनपुट इंपीडेंस और आउटपुट इंपीडेंस दोनों ही कॉम्प्लेक्स होता है। अब अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स है, तो इस पर्टिकुलर केस में अब यहाँ पे इंपीडेंस मैचिंग नेटवर्क जो आप लगाइएगा वो कैसा होगा, रियल टू रियल होगा या कॉम्प्लेक्स टू रियल होगा। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए आपको यहाँ पे एक मैचिंग नेटवर्क लगाना होगा, चूंकि इनपुट पोर्ट पे लग रहा है, इसको हम कहेंगे इनपुट मैचिंग नेटवर्क। और यहाँ पर जो मैचिंग नेटवर्क लगेगा वो चूंकि आउटपुट पोर्ट पे लग रहा है, इसको क्या कहेंगे, आउटपुट मैचिंग नेटवर्क। ठीक है, तो अब जो इनपुट मैचिंग नेटवर्क है, इसकी अगर हम बात करें, तो ये जो इनपुट मैचिंग नेटवर्क का जो Z आउट होगा, ठीक है, ये जो Z आउट होगा इनपुट मैचिंग नेटवर्क का, ये क्या होना चाहिए, ये एम्पलीफायर के इनपुट इंपीडेंस का, ये जो Z नॉट हो गया, सॉरी Z आउट हो गया किसका, इनपुट मैचिंग नेटवर्क के लिए, IMN के लिए, ये जो Z आउट हो गया, ये इस Zin का
कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होना चाहिए। इसी तरह से ये जो आउटपुट मैचिंग नेटवर्क का जेड इन हो जाएगा, जेड इन ऑफ आउटपुट मैचिंग नेटवर्क, ये क्या होना चाहिए, ये जो जेड आउट आ रहा है एम्पलीफायर के लिए, जेड आउट ऑफ द एम्पलीफायर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होना चाहिए। अब देखिए ये जो मैचिंग नेटवर्क है, एक साइड इसके क्या है, कॉम्प्लेक्स लोड है, एक साइड क्या है, रियल लोड है। ये किस तरह का मैचिंग नेटवर्क हो, चाहे आईएमएन, आईएमएन का मतलब इनपुट मैचिंग नेटवर्क, क्योंकि ये इनपुट पोर्ट पे लग रहा है, ओएमएन मतलब आउटपुट मैचिंग नेटवर्क, क्योंकि आउटपुट पोर्ट पे लग रहा है। ये जो एम्पलीफायर के अंदर, एम्पलीफायर में क्या है कि दोनों ही पोर्ट्स पे आपको मैचिंग नेटवर्क लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे हम लोग एम्पलीफायर डिजाइन की बात नहीं करेंगे, ये कंप्लीटली एक नया ही चैप्टर है ये। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो इनपुट मैचिंग नेटवर्क है और ये जो आउटपुट मैचिंग नेटवर्क है, दोनों ही मैचिंग नेटवर्क क्या है, ये कॉम्प्लेक्स टू रियल है। समझ में आ गया? यस नो कुछ तो बोलो। क्या डिस्कनेक्ट हो गया क्या? यस सर। यस सर। अच्छा, क्या समझ में आ गया या डिस्कनेक्ट हो गया? समझ में आ गया। अच्छा, समझ में आ गया। ऑब्वियसली डिस्कनेक्ट होता तो आपकी आवाज नहीं आती। चलिए, अच्छा अब ये जो कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स कहाँ इस्तेमाल करते हैं ये समझ लीजिए। कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारे पास मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स हैं, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है, तो एक एम्पलीफायर का स्टेज ये हुआ, ठीक है, इसके आउटपुट को हमने किससे कनेक्ट किया, एक दूसरे एम्पलीफायर से कनेक्ट किया, ठीक है। तो अब क्या है कि ये एम्पलीफायर का जो आउटपुट है और इस एम्पलीफायर का आउटपुट ऑफ 1 और इनपुट ऑफ 2 जो है, ये दोनों आपस में मैच होगा, नहीं होगा। यहां पर आपको एक मैचिंग नेटवर्क लगाना होगा। तो यहां पर जो आप मैचिंग नेटवर्क लगाएंगे इंटरमीडिएट स्टेज में, मतलब ये कि दो स्टेज, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में दो स्टेजेस के बीच में लगाएंगे, तो इसका जो इनपुट इंपीडेंस होगा किससे मैच करना चाहिए, पहले स्टेज की आउटपुट इंपीडेंस के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ। तो यहां से हम देखेंगे तो जेड आउट 1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होना चाहिए, और ये किससे मैच करना चाहिए, जेड इन 2 के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किससे मैच करना के बराबर होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर जेड आउट 1 भी कॉम्प्लेक्स है, जेड इन 2 भी कॉम्प्लेक्स है। ये जो मैचिंग नेटवर्क बना कैसा बना, ये बना कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स मैचिंग नेटवर्क। तो हम लोगों को जो बनाना है वो रियल टू रियल बनाना है। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा है, हम लोगों ने लेफ्ट में डिजाइन किया था रियल टू रियल मैचिंग नेटवर्क, लेफ्ट में डिजाइन किया था कॉम्प्लेक्स टू रियल मैचिंग नेटवर्क, ठीक है। आगे हमें क्या करना है, आगे हमें डुअल बैंड बनाना है, लेकिन आपका जो प्रोजेक्ट का पार्ट है वो डुअल बैंड में सिर्फ और सिर्फ रियल टू रियल मैचिंग नेटवर्क बनाना है, कॉम्प्लेक्स टू रियल पे हम नहीं जाएंगे, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि डुअल बैंड का क्या मतलब है। हम लोग आगे देखते हैं कि डुअल बैंड का क्या मतलब है। देखो जैसे ये हमारे पास मैचिंग नेटवर्क है, एंड दिस इज अ टू पोर्ट नेटवर्क, ठीक है। ये मैचिंग नेटवर्क के लिए इनपुट इंपीडेंस हो गया और ये मैचिंग नेटवर्क का आउटपुट इंपीडेंस हो गया। और यहां पर सोर्स है, सोर्स को हम सिंपली जेड नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अंडरस्टूड है कि इधर जेड नॉट है और दूसरी तरफ क्या है, जेड है। हम सोर्स नहीं दिखा रहे हैं, वोल्टेज सोर्स नहीं दिखा रहे, अल्टीमेटली हमें इंपीडेंस से मतलब है, हम सिर्फ जेड नॉट, जेड नॉट ये सिंपली कर दीजिए जेड जी इज इक्वल टू जेड नॉट है, ठीक है। तो अब यहां पर मैचिंग किससे किससे कराना, हमें जेड नॉट को मैच कराना है जेड से, और ये काम इस मैचिंग नेटवर्क का है, ठीक है। तो इसका जेड इन कितने के बराबर होना चाहिए, जेड नॉट के बराबर होना चाहिए, और इसका जेड आउट कितने के बराबर होना चाहिए, जेड एल कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बराबर होना चाहिए।
ठीक है, अगर ZL रियल है तो ZL इज इक्वल टू RL हो जाएगा इफ रियल, और ZL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R प्लस JX या RL प्लस JXL कह दीजिए इफ कॉम्प्लेक्स। आप बता सकते हैं रियल और कॉम्प्लेक्स में क्या फर्क है? रियल और कॉम्प्लेक्स से क्या फर्क है? देखिए अगर ये रियल एक है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होगा, एक फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है। अगर रियल है तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करेगा, और अगर कॉम्प्लेक्स है तो क्या हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट हो जाएगा। हमने क्या लिखा था शॉर्ट में, FDCL, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स लोड। तो कुछ फिगर ले लेते हैं ताकि आसानी हो जाएगी। ये तो 50 ओम है, इसको हम मान लेते हैं लेट्स से दिस इज 70 ओम। तो 70 ओम और 50 ओम मिसमैच है, हमें एक मैचिंग नेटवर्क चाहिए जो 70 ओम को 50 ओम से मैच करा दे। अब आप ये बताइए कि ये जो मैचिंग नेटवर्क है, इस मैचिंग नेटवर्क का अपना एक ट्रांसफर फंक्शन होगा HS, सही है। अब ये जो मैचिंग नेटवर्क है, ये मैचिंग नेटवर्क आपने किससे बनाया है? अगर आपने लंप्ड से बनाया है तो लंप्ड में आपने क्या इस्तेमाल किया है, L एंड C इस्तेमाल किया है। अगर आपने इसे डिस्ट्रीब्यूटेड से बनाया है तो डिस्ट्रीब्यूटेड में आपने क्या इस्तेमाल किया बताइए? आपने इस्तेमाल किया है ट्रांसमिशन लाइन इस्तेमाल किया है या स्टब की इस्तेमाल किया है? आएंगे हम लोग ट्रांसमिशन लाइन स्टब्स पे भी आएंगे। अब आप ये बताइए, ये चाहे L हो C हो, ट्रांसमिशन लाइन हो, स्टब हो, ये सारे जो सर्किट कंपोनेंट्स हैं, ये सारे के सारे सर्किट कंपोनेंट्स क्या है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है या फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है? सारे फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। हाँ, सारे के सारे फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। गुड। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मैचिंग नेटवर्क का बिहेवियर होता है, देखो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है कि प्योरली रेजिस्टिव होना पड़ेगा तभी फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होगा, और मैचिंग नेटवर्क कभी भी रेजिस्टिव नेटवर्क नहीं हो सकता है। क्यों? तो बता सकता है कि मैचिंग नेटवर्क क्यों रेजिस्टिव नहीं होता है? ये सर अगर रेसिस्टिव हो जाएगा तो सर उसका इम्पीडेंस कांस्टेंट हो जाएगा, और हमको वही तो मैच करना है, मतलब वो नहीं तरह नहीं, अगर अगर वो जो है अगर वो जो है रेजिस्टिव हो गया तो लॉसी हो जाएगा। यस सर। ठीक है, और मैचिंग नेटवर्क हमेशा क्या होना चाहिए, लॉसलेस। लॉसलेस। तो लॉसलेस एलिमेंट्स के लिए आपको रिएक्टिव एलिमेंट लगाना होगा या फिर आपको जो डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब ये लॉसलेस होगा। बात समझ में आ गई? अब लेकिन क्या होता है कि अगर आप ये LNC लगाते हैं, मैंने इंडक्टर या कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन इस्तेमाल करते हैं, स्टब इस्तेमाल करते हैं, ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये सारे के सारे फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। और ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होने का मतलब क्या है, आपका जो मैचिंग नेटवर्क का जो बिहेवियर है ये हमेशा फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होगा या नहीं होगा? मैचिंग यस सर। नेटवर्क इज ऑलवेज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, सही है ना? ये ऐसे लिखिए, बिहेवियर ऑफ मैचिंग नेटवर्क इज ऑलवेज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। तो कोई भी मैचिंग नेटवर्क बनेगा किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी के लिए ही बनेगा। ठीक है, अगर इस मैचिंग नेटवर्क को हम सिंगल फ्रीक्वेंसी के लिए बनाते हैं, सिंगल फ्रीक्वेंसी लेट से F0 के लिए बनाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये सिंगल बैंड मैचिंग नेटवर्क होगा, सही है ना? यस अब सर। देखो सिंगल बैंड बनाने का क्या मतलब होता है, ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे तो ठीक है मैचिंग नेटवर्क काम करेगा, दूसरी फ्रीक्वेंसी पे ये काम नहीं करेगा, यही मतलब हुआ ना? यस सर। तो मतलब ये कि मैचिंग नेटवर्क क्या काम करता है, देखो अगर ये मैच कर जाएगा, अगर हम यहाँ पर S11 निकाले इस मैचिंग नेटवर्क का, इस मैचिंग नेटवर्क का अगर हम S11 कैलकुलेट करें, S11 क्या बताता है, देखो हम ये एज्यूम करते हैं कि आप लोगों को बड़े अच्छे से ये मालूम होगा, मैचिंग ये इस पैरामीटर्स आप लोगों को बड़े अच्छे से मालूम होगा, एज्यूम कर सकते हैं। S11 क्या बताता है बताइए? S11 बताता है कि इनपुट पोर्ट पे किस तरह से आपका इनपुट पोर्ट पे किस तरह से ये मतलब ये जो मैचिंग नेटवर्क है ये इनपुट पोर्ट पे किस तरह से रिफ्लेक्शन हो रहा है।
अच्छा एक बात बताओ, अगर ये मैचिंग नेटवर्क हमने बना दिया और हमने परफेक्टली मैच कर दिया, ये छोड़ो, इससे भी पहले एक क्वेश्चन पूछते हैं। अगर सपोज कीजिए कि हमारे पास एक लोड है और एक सोर्स है, ठीक है, और दोनों में मिसमैच है, ठीक है, अगर दोनों में मिसमैच है तो उस केस में क्या होगा, जो सिग्नल यहां से ट्रांसमिट होगा वो पार्शियली एब्जॉर्ब हो जाएगा और पार्शियली रिफ्लेक्ट होगा। हाँ या ना, कुछ तो बोलो। यस सर। ठीक है, और अगर एक ZL इज इक्वल टू ZG है या ZG कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है तो उस केस में क्या होगा, रिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा। यस सर। ये कहिए, नहीं रिफ्लेक्शन जीरो नहीं करना चाहिए। ये अगर Z0 के बराबर है और ZL इज इक्वल टू Z0 हो जाए तो उस केस में क्या होगा, रिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा, पोर्ट इंपीडेंस के बराबर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा ना। यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हटा दीजिए, हम रियल टू रियल की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अच्छा, रिफ्लेक्शन अगर जीरो हो गया तो मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे रिफ्लेक्शन जीरो हो रहा है। हालांकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, फिलहाल आपको इजी रखने के लिए हम इस तरह से बोल रहे हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्शन और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ये दो दो अलग अलग चीजें आ जाती है जब हम बात करते हैं माइक्रोवेव में। तो खैर फिलहाल इससे चीजों को सिंपल रखने के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि देयर वोंट बी एनी रिफ्लेक्शन, या कहिए मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर टू द लोड। हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जेड इन इजिकल टू जेड नॉट होना चाहिए जेड लगाने के बाद। ये मैचिंग नेटवर्क जो है इस एंड पे तो ZL लगा है, तो ये आपका वन पोर्ट हो गया कि टू पोर्ट, अगर आप यहां से देखते हैं तो ये सिंगल पोर्ट डिवाइस है भाई, ये तो टर्मिनेटेड है ना ये ZL से। यस सर। अगर हम इसको टर्मिनेट कर दें तो सिर्फ पोर्ट 1 हमारे पास अवेलेबल है ऑब्जर्वेशन के लिए। यस सर। हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ, कोई हमारे पास एक सिंगल पोर्ट डिवाइस है, मतलब ये इस पूरे को मिला करके हम एक डिवाइस मान रहे हैं। अब बताओ इसका कितना पोर्ट है, वन पोर्ट है ना। हाँ। तो वन पोर्ट अगर हमारे पास है तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ZL निकाल सकते हैं। मान लो पोर्ट इंपीडेंस Z0 है, माइक्रोवेव में आमतौर से हम Z0 जो लेते हैं 50 ओम लेते हैं, आपको बता चुके हैं। Z0 इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द पोर्ट इंपीडेंस। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, नाउ दिस Zin विल बी अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, होगा या नहीं होगा? भाई ये जो मैचिंग नेटवर्क हमने बनाया है ये यस सर इसके होगा। अंदर LC ट्रांसमिशन लाइन स्टफ इस्तेमाल किया है, तो ये जो Zin होगा दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जब ये फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी है इसका मतलब है कि Zn f इज इक्वल टू Z0 होगा, ये किसी खास फ्रीक्वेंसी पे होगा, हर फ्रीक्वेंसी पे नहीं होगा। हाँ या ना? हाँ यस सर। है ना, क्योंकि अब ये फंक्शन फ्रीक्वेंसी है तो जो Zin जो है ये 50 ओम के बराबर किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे होगा, बाकी यस फ्रीक्वेंसी सर। पे डिफरेंट वैल्यूज होगी। अच्छा S11 क्या होगा, क्योंकि सिंगल पोर्ट है तो सिंगल पोर्ट के लिए क्या होगा, यहाँ से आप सिर्फ S11 निकाल सकते हैं। S11 क्या होता है कि ये V1 माइनस है और V1 प्लस है, ये अगर V1 प्लस है ये V1 माइनस है, तो S11 इज सिंपली इक्वल टू V1 माइनस अपॉन V1 प्लस, तो दूसरा कोई पोर्ट भी नहीं है ना। तो एक बात बताइए, और इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं Zin माइनस ये Zin f कर देते हैं माइनस Z0 अपॉन Zin f प्लस Z0। ये आप लोग को बता चुके हैं एस पैरामीटर जब पढ़ाए थे, यस सर। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, जब ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारे पास S11 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हाँ या ना? बोलो भाई, होगा या नहीं होगा? तो 0/0 हो जाएगा तो जीरो बाई इंटरफेरेंस। जीरो कैसे होगा भाई, Zin इज इक्वल टू Z0 हो गया, Z0 माइनस Z0 जीरो हो गया, डिनोमिनेटर थोड़ी जीरो हो रहा है, हाँ न्यूमरेटर हाँ से यस। जीरो। सही है, 0। हाँ यस सर। ठीक है ना। तो अगर हम डेसिबल स्केल में ले 20 log टू द बेस 10 मॉड ऑफ S11 ले तो दिस इज इक्वल टू कितना, माइनस इंफिनिटी होना चाहिए। यस सर।
ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम एक प्लॉट तैयार करें, ये f का और ये मॉड ऑफ S11 का इन डेसिबल, तो ये हो गया 0 dB, और ये नीचे चलता चला जाएगा -10 और -50 ले लो यहाँ पे, या -100 ले लो, और इसका ग्राफ हम बनाना शुरू करेंगे। तो मान लो ये फ्रीक्वेंसी f0 है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी f0 है जिसपे ये मैच हो रहा है। तो हमें प्लॉट कैसा मिलेगा? हमें प्लॉट कुछ इस तरह से मिलेगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से आएगा, और ये जो f0 फ्रीक्वेंसी होगा, इस f0 फ्रीक्वेंसी पे बिल्कुल ये -इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा इस तरह का? यस सर। तो हमारे पास जो मैचिंग नेटवर्क बनता है उसका हमें सिर्फ S11 निकालना होता है। S11 का प्लॉट कैसे मिलता है इस तरह का? तो जिस फ्रीक्वेंसी पे हमें ये डिप मिलता है, हम कहेंगे क्या, इसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए ये मैचिंग मैचिंग नेटवर्क काम नेटवर्क। कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम पहले डिजाइन करते हैं। डिजाइन करने के बाद देखो, आप लोगों को हम एक माइक्रोवेव का प्रोजेक्ट भी दिए थे, प्रोजेक्ट बोल रहे हैं, लैब का भी काम दिए थे, और उसके अंदर पूरा लैब रिपोर्ट बना के दिया था। आपकी क्लास में पता नहीं कितने लोगों ने उसको सीरियसली किया है, लेकिन उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एस प्लॉट S11, क्योंकि जब फिल्टर की बात आती है तो उसमें दो पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, S11 और S21, और बल्कि उसमें S21 ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, लेकिन मैचिंग नेटवर्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ S11 इंपॉर्टेंट होता है। तो वहां पे प्लॉट वगैरह करने के लिए भी था। आप लोगों ने खुद से किया है कि नहीं किया? हाँ या ना, सिर्फ इतना बता दीजिए, इसमें कोई पॉइंट लूज या गेन नहीं होगा। किसी ने किया था उस लैब रिपोर्ट को खुद से तैयार किया था? किसी ने कुछ भी सिमुलेट किया था या कम से कम पढ़ा था उसे? उसके अंदर पढ़े मैंने थे। पढ़े थे, तो उसके अंदर मैंने S11 और S21 का प्लॉट्स भी दिखाया था फिल्टर्स के लिए। तो वो फिल्टर था, वो एक अलग तरह का सिस्टम होता है, ये क्या है, मैचिंग नेटवर्क, ये अलग सिस्टम है। ठीक है, तो यहां तक कहानी समझ में आ गई कि मैचिंग नेटवर्क में क्या निकाल। मैचिंग नेटवर्क को जब हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं तो उसका कौन सा पैरामीटर हम लोग फाइंड आउट करते हैं? हम वो लोग फ्रीक्वेंसी जिस पे वो काम करेगा। नहीं, हम लोग S11 फाइंड आउट करते हैं। S11। ये सर S11 ठीक है, हम लोग S11 निकालते हैं। तो जब कभी भी आपको मैचिंग नेटवर्क को रिपोर्ट करना होगा, आपने कोई डिजाइन किया, डिजाइन करके आप रिपोर्ट करना चाहते हैं कि ये मैचिंग नेटवर्क हमने बनाया है, तो आप किसी परफॉर्मेंस को दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? उसके S11 को दिखाएंगे आप, सिर्फ और सिर्फ S11 को दिखाएंगे और कुछ भी नहीं दिखाएंगे आप। समझ गए? और अगर आप फिल्टर बना रहे हैं तो आप क्या क्या दिखाएंगे? आप S11 दिखाएंगे, S21 दिखाएंगे, वो भी S21 पे ज्यादा स्ट्रेस होगा। समझ गए आप लोग? यस सर। ठीक है, तो ये हो गई बात मैचिंग नेटवर्क की, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। अभी तक डुअल बैंड की बात नहीं आई, यहाँ पे हमने जो कुछ भी देखा अभी ये सिंपल मैचिंग नेटवर्क ही देखा, डुअल बैंड तो आया ही नहीं। डुअल बैंड हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में ही देखेंगे, इसलिए हम इस डुअल को हटा देते हैं, ये सिंपली रह गया मैचिंग नेटवर्क। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कि डुअल बैंड में क्या होता है। देखो, डुअल बैंड मैचिंग नेटवर्क में क्या होता है, हम क्या चाहते हैं, ये जो S11 का प्लॉट हमारा था, क्या लिए थे, 50 -100 एंड सो ऑन, जो भी वैल्यूज हैं, तो ये हमारा जो प्लॉट है, ये दो फ्रीक्वेंसीज हमने ले लिया, F1 और F2। ठीक है, तो ये जो डिप मिले हमें, ये इन दो फ्रीक्वेंसीज पे मिले, मतलब F1 पे भी मैचिंग नेटवर्क की तरह काम कर रहा है, और ये F2 पे, समझ में आ गई बात, F2 पे भी ये मैचिंग नेटवर्क की तरह काम कर रहा है। तो जब हम डुअल बैंड मैचिंग नेटवर्क को हम S11 प्लॉट करेंगे, तो प्लॉट कैसा होना चाहिए, हमें एक टिप मिलना चाहिए F1 पे और दूसरा डिप मिलना चाहिए F2 पे। ये क्या बता रहा है, ये मैचिंग नेटवर्क कितने फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है? दो फ्रीक्वेंसी पे। इसका मतलब ये है कि जो Zin F होगा, दिस इज इक्वल टू 50 ओम at F is equal to F1 and F is equal to F2।
तो अगर कोई भी मैचिंग नेटवर्क दो फ्रीक्वेंसीज के लिए मैच कराया जा रहा है, ये मैचिंग नेटवर्क है, ये F1 और F2 दो फ्रीक्वेंसीज के लिए हमने मैच किया, देखो ZL तो वही रह जाएगा, ZL जो होगा ये ZL ही रहेगा, F1 पे भी ZL रहेगा, F2 पे भी ZL रहेगा, कब, जबकि ये रियल है। और अगर ये कॉम्प्लेक्स होता तो उस केस में क्या होता है, F1 F2 दोनों के लिए अलग अलग होता, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, Z0 है, आपको Zn की वैल्यू कितनी होनी है, Z0 के बराबर। तो Zn की वैल्यू Z0 क्या कब कब मिल रहा है, एट F इज इक्वल टू F1 मिल रहा है और F इज इक्वल टू F2 मिल रहा है, इन दो फ्रीक्वेंसीज पे मिल रहा है। तो ये मैचिंग नेटवर्क क्या कहलाएगा फिर, सिंगल बैंड या डुअल बैंड, डुअल बैंड। डुअल बैंड मैचिंग नेटवर्क है, ठीक है। तो हमें इस तरह के डुअल बैंड मैचिंग नेटवर्क को डिजाइन करना सीखना है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। यस सर। अब देखो डुअल बैंड का मतलब क्या है, अब यहाँ पे एक टर्म हम डिफाइन करते हैं, लेट F1 इज इक्वल टू F, तो F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MF कर देते हैं हम लोग। तो मतलब क्या हो गया, दैट इज F2 अपॉन F1 को हम लोग M ले लेते हैं, वेयर M इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो M क्या हो गया, M इज द फ्रीक्वेंसी रेशियो, ठीक है, समझ में आ गया। हेलो, यस सर। हाँ। तो अब यहाँ पर जब हम लोग डिजाइन करते हैं तो हम डिजाइन किस तरह से करते हैं, हम लोग एक फ्रीक्वेंसी F ले लेते हैं, दूसरी फ्रीक्वेंसी को MF ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग डिजाइन करते हैं F के रेस्पेक्ट में और M के रेस्पेक्ट में, अगर हमें F मालूम है M मालूम है तो हमें F1 और F2 दोनों मालूम है, तो हम इस तरह से डिजाइन करते हैं, हम आगे देखेंगे कि कैसे डिजाइन हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा, तो हम लोग अब इधर उधर नहीं देखेंगे, हम लोग सीधा सीधी जंप कर जाएंगे जो हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर है जिसे हमें डिजाइन करना है, जिसे हमें सिमुलेट करके दिखाना है। अब आइए नेक्स्ट, अब एक ट्रांसमिशन लाइन का बिहेवियर हम लोग देखते हैं। देखिए एक ट्रांसमिशन लाइन हम ले लें, मान लीजिए ये ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस से, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम दैट इट्स कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस इज ZT, जो कि ट्रांसमिशन लाइन है जो T लिख दिया, और इसका जो इलेक्ट्रिकल लेंथ है दैट इज थीटा टी। तो ZT क्या है, ZT इज द कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, और थीटा टी क्या है बताइए, इलेक्ट्रिकल लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। अब इलेक्ट्रिकल लेंथ का क्या मतलब होता है बताइए, इलेक्ट्रिकल लेंथ क्या हो जाता है, बीटा इंटू एल इज इक्वल टू थीटा होता है। एल क्या होता है, फिजिकल लेंथ होता है, ये मालूम है आप लोगों को। एल यस अगर सर। अगर ये फिजिकल लेंथ एल है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ट्रांसमिशन लाइन आप लोगों ने यूएफपी में पढ़ा होगा। अगर ये एल फिजिकल लेंथ है तो बीटा एल क्या हो जाता है, वेल बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है बताइए, 2 पाई अपॉन लैम्डा हो जाता है, दिस इज द प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ठीक है, 2 पाई अपॉन लैम्डा हो जाता है। तो अब यहां पर क्या है कि अगर हम मान लीजिए कि यहां पर हम ZL से टर्मिनेट कर दें इस ट्रांसमिशन लाइन को, तो यहां पर जब आप देखिएगा तो व्हाट विल बी Zin, किसी को ये फॉर्मूला मालूम है Zin का, now what will be the formula for Zin, Zin will be equal to ZT is the characteristic impedance of transmission line into क्या हो जाता है ZL plus J ZT tan theta T divided by ZT plus JZL tan theta T। ये फॉर्मूला आप में से कितने लोगों को बिल्कुल नहीं मालूम था, थोड़ा सा याद था, भूल गया। थोड़ा मालूम सा था, मुझे भूल गए थे।
हाँ मतलब पढ़ा है ना आप लोगों ने? हाँ ये सर, ये पढ़े हैं। यस सर। पढ़े हैं आप लोग? हाँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर हम ये z इन क्या है ना, z t, देखो ये किस पे किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है। एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज बीटा इनटू एल। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 2 पाई लैम्डा इनटू एल। एंड दिस लैम्डा इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। लैम्डा किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड फ्रीक्वेंसी करता पे। है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर लेंथ को आप फिक्स भी कर देते हैं, देन दिस थीटा इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाँ या ना? बोलो। यस सर। अब देखो यस सर। लैम्डा क्या हो जाता है, c अपॉन एफ हो जाता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी f1 पे ये लैम्डा 1 हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी f2 पे ये क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर मान लीजिए इसको हम लैम्डा ले लेते हैं, तो f2 को हम लिख सकते हैं mf1, लिख सकते हैं ना? तो अगर हम m को इधर ले जाए तो दिस इंप्लाइज हम ये लिख सकते हैं कि लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन m। हाँ या ना, कुछ तो बोलो। यस सर। यस। लिख लिख सकते हैं। अब हम इसको थीटा पे लाते हैं। मान लीजिए थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा है, देन व्हाट विल बी थीटा 2? थीटा 2 देखो ये m जो है यहाँ से ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा, इसको सिंपली हम m थीटा कह सकते हैं। यस सर। अगर हम थीटा 1 को थीटा ले लें तो इसकी f2 फ्रीक्वेंसी पे थीटा 2 कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक लेंथ m थीटा हो जाएगी। तो अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, मान लीजिए हम दो फ्रीक्वेंसी लेते हैं, f1 और f2 लेते हैं, दो फ्रीक्वेंसी लेते हैं। तो और f1 पे हम मानते हैं कि इलेक्ट्रिकल लेंथ थीटा है, तो f2 पे इलेक्ट्रिकल लेंथ कितना हो जाएगा, m थीटा हो जाएगा। ये जो z in हमारे पास है at f1, now this will become zt, zl plus jzt tan theta upon zt plus jzl tan थीटा एट f1। और f2 पे ये क्या हो जाएगा बताइए, zt इंटू, बताइए क्या होगा, बोलते जाइए। zl प्लस jzt आगे क्या होगा, tan ऑफ एम m थीटा हो जाएगा। एम थीटा। बस, और तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है। नो सर। और आगे zt प्लस jzl जे डबल टेन ऑफ एम tan ऑफ, थीटा। समझ में आ गया कैसे हम लिखेंगे? यस सर। तो बिहेवियर ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन समझ में आ गया। अब देखिए ट्रांसमिशन लाइन करता क्या, अगर हम इसको हम एक स्मिथ चार्ट पे देखें, तो एक ट्रांसमिशन लाइन क्या करता है। तो अगर हम ये ZT इज इक्वल टू 50 ओम है, केस वन देखें हम, अगर ZT 50 ओम है, तो विच सेंटर एट ऑरिजिन ट्रांसमिशन लाइन क्या करता है कि आपकी जो Zin है उसको एक सर्किल पे घुमाएगा। ये सर्किल बहुत अच्छा नहीं बना है, एक मिनट। अगर हम थोड़ा सा ढंग का सर्किल बनाए, और गंदा बन गया, चलो मान लो ये सर्किल है, परफेक्ट सर्किल है, ठीक है। तो सर्किल विद सेंटर एट ऑरिजिन होगा, सेंटर कहाँ हो जाएगा, ऑरिजिन पे हो जाएगा, कब, जब ZT इज इक्वल टू 50 ओम है, तो ये पहला सर्किल हमारा बन गया। लेकिन दूसरे केस में अगर ZT इज नॉट इक्वल टू 50 ओम है, मान लो 70 ओम है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो हम ट्रांसमिशन लाइन ले रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है ना, मैचिंग नेटवर्क जो हम बनाएंगे 50 ओम का तो जरूरी नहीं है 50 ओम का ले। आप लोग पोजर की बुक देखिएगा तो उसमें 50 ओम ट्रांसमिशन लाइन लेके बनाया है मैचिंग नेटवर्क, तो वो भी बना सकते हैं। लेकिन 50 ओम के अलावा कोई और भी हम लेके बना सकते हैं। तो अगर ये 50 ओम होता है तो उस केस में हम इसे कहते हैं कांस्टेंट VSWR सर्किल। मेरे ख्याल से ये सब हम आपको बता चुके हैं जबकि हम आपको पढ़ा रहे थे स्मिथ चार्ट। मेरे जहाँ तक मुझे याद है, आप लोग को हम कॉलेज में बुला के बताए थे एक बार, स्मिथ चार्ट बोले थे 4-5 लेकर आइएगा, उसमें ये बताया यस था। सर। ऑनलाइन भी सर बताए थे। अच्छा, ऑनलाइन में ही बताए थे ये। यस सर। चलो जो भी है, हम मुझे याद आ रहा है कि एक बार आप लोग साथ डिस्कस कर चुके हैं। एक बार ऑनलाइन बताए थे और एक बार सर प्रोजेक्ट के लास्ट दिन सिमुलेशन वगैरह सारा चीज बताए थे। अच्छा, यानी आप लोग को हम बता चुके हैं, होपफुली आपको याद होगा। अब अगर मान लीजिए कि ZT नॉट इक्वल टू 50 ओम है, तो उस केस में क्या होता है कि अगेन द इनपुट इंपेडेंस दैट मूव्स ऑन अ सर्किल, बट दिस टाइम द सेंटर ऑफ सर्किल इज डिफरेंट। ये सेकंड केस के लिए है।
again you will get a circle but with a center other than the origin. ठीक है, ये कब के लिए है कि when zt is not equal to 50 ohm है। सही है, बात समझ में आ गया। अब हम इसके डिटेल में भी नहीं जाएंगे क्योंकि अब उतना टाइम नहीं है, बस इतना इसको मान लीजिए, आप जान लीजिए, मान लीजिए कि ऐसा होता है। ये बिहेवियर अगर स्मिथ चार्ट पर हम इसको दिखाना चाहें तो इसका बिहेवियर इसी तरीके का है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्टब क्या होता है। देखिए स्टब कहते हैं कि कोई भी अगर हम कोई भी ट्रांसमिशन लाइन को ऐसे हम शंट में लगाते हैं पैरेलल में, उसको हम स्टब कहते हैं। अब स्टब दो तरह का होता है, एक स्टब तो ये है जैसे ये मैंने ड्रॉ किया, और दूसरा स्टब जो होगा वो ऐसा होगा। अब बता सकते हैं दोनों स्टब में क्या फर्क है। ये जो स्टब है इसे कहेंगे हम लोग ओपन स्टब। ओपन स्टब क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो अदर एंड है तो एक एंड तो सर्किट से जुड़ा हुआ है और दूसरा एंड क्या है, ओपन है। ये ओपन सर्किटेड है तो ओपन स्टब कहलाएगा। और इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट स्टब। शॉर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो अदर एंड है क्या हो रहा है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किटेड हो रहा है, ग्राउंडेड हो रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर आप यहां से देखिएगा इस स्टब में, तो इस स्टब का कुछ Z निकल के आएगा, Z स्टब कह लीजिए, सही है। और अगर आप इसका इनवर्स ले लीजिए तो आपको एडमिटेंस मिल जाएगा, हाँ या ना। यस सर। अब बताइए आप Z स्टब कैसे निकालिएगा। हम एज्यूम करते हैं यहाँ पर कुछ चीजें गिवन है, मान लीजिए कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ZS है और इसका जो इलेक्ट्रिकल लेंथ है वो θs है। तो पहले हम लोग ओपन स्टब से बात करते हैं, फिर शॉर्ट स्टब में आएंगे। हम इसका Z स्टब कैसे निकालेंगे या फिर Y स्टब कैसे निकालेंगे। Z निकल गया तो Y निकल गया। देखिए हम यहाँ से Zin कैसे निकालेंगे बताइए। तो Zin के लिए तो वही फॉर्मूला हमारे पास है, Zin इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ZS इंटू ZL प्लस J ZS tan θs। अभी हम एक फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, फिर बाद में इसको डुअल फ्रीक्वेंसी ZS प्लस JZS tan थीटा S ZL हो जाएगा ना ये tan θs। फर्क क्या है कि अगर आप इसको ओपन कर देते हैं और ओपन सर्किटेड, now what is ZL? ZL will tend to infinity। यस सर। तो अगर आप यहाँ पे ZL tends to infinity कर दीजिए तो ये क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर में खाली ZL बचेगा, ये खत्म हो जाएगा इसके सामने, और डिनोमिनेटर में सिर्फ इतना बचेगा, ये इसके सामने जो है खत्म हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज Zin विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये लिमिटिंग केस ले लीजिए, लिमिट ZL टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये बचेगा ZS इंटू ZL डिवाइड बाई JZL tan θs। ZL and ZL will get cancel out, so this will become minus JZS, tan को ऊपर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, cot θs। तो ये Zin मिल गया। Zin कहिए या इसी को हम कह सकते हैं। और Z स्टब, ये कौन सा स्टब की बात हो रही है, ओपन की बात हो रही है, याद रखिएगा। दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस JZS cot θs। Y निकाल सकते हैं आप, यस सर। निकालिए। Y स्टब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 JZS tan थीटा S। तो 1 अपॉन माइनस JZS cot θs। तो माइनस J को तो ऊपर चला जाएगा तो J हो जाएगा। अच्छा ZS जो हमने लिखा है तो हम YS इज इक्वल टू 1 अपॉन ZS लिख सकते हैं, YS इज इक्वल टू 1 अपॉन ZS लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चलो हम Z के टर्म्स में ही रखते हैं। अभी ये ऊपर कॉट ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, tan थीटा s अपॉन ZS। ये समझ में आ गया फॉर्मूला, समझ में आ गया ना। अच्छा अगर हम दो फ्रीक्वेंसी पे लेते तो एक थीटा हो जाता, दूसरा m थीटा हो जाता, m थीटा s हो जाता। ठीक है। शॉर्ट स्टेप की बात करें तो यहाँ पर ZL की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0। इस एक्सप्रेशन में ZL को 0 पुट कर दी तो Zin कितना हो जाएगा, ZS इंटू JZS tan थीटा S डिवाइडेड बाय JZS tan थीटा S डिवाइड बाय ZL को 0 कर दिया, ZS हो जाएगा। तो ZS ZS कैंसिल हो जाएगा,
Yes, तो sir. दिस इम्प्लाइज जेड स्टब कर देते हैं ZS. सीधे, Yes, sir. क्या हो जाएगा जे JZS tan theta. tan थीटा एस। ये सब याद रखिए, कॉपी में नोट कर रहे हैं आप लोग? नहीं कर रहे थे, है ना? कर रहे हैं सर, थोड़ा थोड़ा मिस हो जाता है कभी कभी। नहीं तो हम आपको ये भी शेयर कर देंगे, जो इसका पीडीएफ है, पीडीएफ पे लिखी इसलिए रहे हैं कि ये पीडीएफ आपको शेयर कर दें। और दूसरी बात है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, हम आपका लिंक शेयर कर देंगे। वाई स्टब क्या हो जाएगा, बल्कि आपका लिंक जो है उसमें शेयर कर देंगे आप लोग के ग्रुप में, किसी और को भी देखना हो तो देख सकता है। ठीक है, वाई स्टब क्या हो जाएगा बोलो? 1/z स्टब, तो 1/j ZS tan थीटा एस, तो माइनस जे tan के ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा ना, Cot theta is divided by ZS. डिवाइड बाय ZS। ये याद रहेगा? ये हम आपसे पूछेंगे, अभी के बाद हम भूल जाएंगे ये क्या लिखते हैं। मेरी प्रॉब्लम क्या है कि इसको हम कम से कम 20 बार ओपन स्टब और शॉर्ट स्टब इस्तेमाल किए हैं, लेकिन हर बार जब भी फ्रेश उठाते हैं तो पहले एक बार रफ में लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं डिराइव करके, याद नहीं रहता है मुझे। तो अब आपसे जब भी डिस्कशन होगा आप मुझे याद दिलाएंगे कि भाई अगर ओपन है तो भाई स्टब की वैल्यू ये होगी, शॉर्ट है तो ये वैल्यू होगी। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें इसी स्मिथ चार्ट पे, तो आप मुझे ये बताइए कि स्टब के साथ मूवमेंट कैसा होगा। अगर मान लिया जाए कोई नेटवर्क हमारे पास है, ठीक है, और यहां पर मैं से एक स्टब लगा दिए, तो यहाँ पर Z क्या हो जाएगा? ये दोनों मान लो पैरेलल कोई नेटवर्क है, गुड, ये पैरेलल में होगा, तो आप यहाँ पे Y स्टब ले लीजिए, तो यहाँ पे आप Y इन जो हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू हो जाएगा Y स्टब प्लस, मान लो ये क्या है, ये मान लो YL है, YL इज इक्वल टू 1/ZL, ठीक है ना, तो प्लस 1/ZL कर लो या YL कर लो, ठीक है ना, समझ में आ गया? या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Y स्टब प्लस 1/ZL। अब आपको अगर स्मिथ चार्ट पे अगर आपको एडमिटेंस मतलब आपको शंट में चीजों को इंक्लूड करना है तो किसको देखेंगे आप लोग, एडमिटेंस चार्ट को देखेंगे या इंपेडेंस चार्ट को देखेंगे? एडमिटेंस। यहाँ पे रेड और ब्लू दो कलर से दिखाया जा रहा है ना, तो रेड बताइए इंपेडेंस है कि एडमिटेंस है, अब ब्लू क्या है? रेड इम्पिडेंस है और ब्लू Red impedance, blue एडमिटेंस है। तो admittance. अगर हमें शंट में किसी चीज को इंक्लूड करना है, ऐड करना है किसी कंपोनेंट को, तो हम ब्लू वाले चार्ट को देखेंगे या रेड वाले को? बोलो। अरे भाई एडमिटेंस चार्ट को देखेंगे ना। Yes, sir. जब हमें एडमिटेंस में एडमिटेंस ऐड होता है, शंट में क्या होता है, एडमिटेंस ऐड होता है, सीरीज में क्या होता है, इंपीडेंस ऐड होता है। तो जब हमें शंट में देखना है, जब शंट में एलिमेंट को हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो उस केस में हम एडमिटेंस चार्ट को देखेंगे कि इंपीडेंस चार्ट को? एडमिटेंस चार्ट पर। ये मैंने तुम लोग को करवाया था, तुम लोग सब भूल हाँ गए। ये सर, थोड़ा एक बार रिवाइज करेंगे तो सर हो हाँ तो फिर इतना टाइम तुम लोग को दिया था, रिवाइज कर लेना चाहिए था ना, 15 मिनट और टाइम दे दिया था, 8 के बाद 8 से स्टार्ट किया था। जाएगा। तो ये एडमिटेंस को आप देखिएगा, जब आप एडमिटेंस को देखिएगा तो उस केस में ये क्या होगा, यहाँ पर देखो आप क्या कीजिएगा कि YL को पहले कहीं भी मार्क कर लीजिएगा, सपोज तो जो YL यहाँ पे है, उसके बाद ये जो Y स्टब है, नाउ दिस Y स्टब इज सिंपली J इंटू X स्टब, है ना, ये प्योरली इमेजिनरी है। एक खास बात क्या है, देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो यहाँ पे रह गया था, उसको देख लीजिए। जब हम ओपन सर्किट स्टब या शॉर्ट सर्किट स्टब की बात करते हैं, तो ये जो Z स्टब होता है दैट इज प्योरली इमेजिनरी, आ रहा है ना? Yes. ठीक है, अच्छा माइनस जे जेड एस कॉट थीटा एस, तो माइनस जे का मतलब क्या होता है, ये कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है या इंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है? भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है जितना आप लोग फील कर रहे हैं, ये बताइए। अरे भाई जो कैपेसिटर के लिए ZC होता है दिस इज इक्वल टू माइनस जे अपॉन ओमेगा सी होता है ना, या दिस इज इक्वल टू माइनस जे एक्स सी होता है, और ZL जो होता है ये क्या होता है, जे एक्सएल होता है ना, या जे ओमेगा एल होता है या नहीं होता है? यस सर, यस सर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे माइनस जे का कंपोनेंट आ रहा है,
तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सर्किट कंपोनेंट है, ये जो ओपन स्टब है, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटर, क्योंकि निगेटिव रिएक्टेंस दे रहा है ना ये। यस सर। तो अगर ये निगेटिव रिएक्टेंस दे रहा है तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस की तरह बिहेव कर रहा है। और ये क्या दे रहा है? पॉजिटिव रिएक्टेंस दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इंडक्टेंस। इंडक्टेंस इंडक्टेंस। की तरह बिहेव कर रहा है। अब भूलोगे नहीं आप लोग। नहीं तो सर। शॉर्ट सर्किटेड स्टब इंडक्टेंस की तरह बिहेव करता है, ओपन सर्किटेड स्टब कैपेसिटेंस की तरह बिहेव करता है। और ये अपने आप में क्या है? ये लॉसलेस है। यस लॉसलेस है ना सर। दोनों? यस सर। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ये जो स्टब है ये बिहेव कर रहा है किसकी तरह? या तो कैपेसिटर की तरह या इंडक्टर की तरह। यस सर। ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम स्मिथ चार्ट पे, अगर हम इस स्टब को हम लगा रहे हैं, तो स्मिथ चार्ट पे हम किधर मूव करेंगे? हम मूव करेंगे कांस्टेंट जी सर्कल पे। अब चाहे राइट करेंगे, क्लॉकवाइज करें या एंटी क्लॉकवाइज, डिपेंड करता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एक स्टब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अदरवाइज हम किस पे मूव करेंगे? हम मूव करेंगे कांस्टेंट जी सर्कल पे। बात समझ में आ गई? तो इस चीज को याद रखिएगा कि अगर हम स्मिथ चार्ट, देखो स्मिथ चार्ट पे हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम लोग सिर्फ लम्प्ड एलिमेंट में आप लोग को टोटल डिजाइन हम स्मिथ चार्ट से करवाए थे। डिस्ट्रीब्यूटेड में हम स्मिथ चार्ट पे नहीं जा रहे हैं, अब उतना टाइम नहीं रहा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड पे अगर स्मिथ चार्ट से डिजाइन करना शुरू करें तो आपको काफी एफर्ट लगाना पड़ेगा, उसको सीखने में थोड़ा टाइम चाहिए। इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड को हम डायरेक्टली करेंगे, मैथमेटिकली करेंगे और उसका सीधा सिमुलेशन करेंगे। लेकिन फिर भी समझाने के लिए आपको सिर्फ एक पॉइंट समझाना था कि स्टब का बिहेवियर कैसा होता है, और स्टब का बिहेवियर स्मिथ चार्ट पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये समझ में आया कि नहीं? तो स्टब कैसे बिहेव करता है? या तो कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है या फिर इंडक्टेंस इंडक्टर की तरह। बल्कि ये अधूरी बात है, पूरी बात क्या है? या तो शंट कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है या शंट इंडक्टर की तरह। ये स्टब का मतलब ही होता है कि शंट एलिमेंट है। शंट में कोई ट्रांसमिशन लाइन आपने लगा दिया तो उसको स्टब कहते हैं। ठीक है। तो ये जो ओपन सर्किटेड स्टब है वो कैसा बिहेव करता है? कैपेसिटर की तरह। और शॉर्ट सर्किटेड स्टब कैसा बिहेव करता है? कैसा करता है? इंडक्टर की तरह। अरे, इंडक्टर की तरह। है ना? दिख रहा है ना यहाँ यस पे? सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा ये स्ट्रक्चर है और पेपर आपने खोल के रखा है। पेपर यस का सर। प्रिंट आउट निकाल लिया आप लोगों ने? हाँ या ये ना, कुछ तो बोल दो। हाँ सर निकल हुआ है। निकाल लिया ना आपने प्रिंट आउट? प्रिंट आउट सामने रखिए। यस सर। यस सर। अफसोस की बात यह है, अच्छा रुको, मुझे सिर्फ 1 मिनट टाइम दो, देखते हैं उसका प्रिंट आउट मेरे पास है कि नहीं। होगा तो हम आपको पेज नंबर के हिसाब से बता देंगे। इस पेज पे आके देखो। हम्म, एक मिनट लो, लाइन पे रहना। अच्छा इधर है, एक मिनट। पेज नंबर 1 to 2 में है। पेज नंबर 1 to 2 सेकेंड पेज में है। मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है वैसे, लेकिन ये फिगर सबको मिल गया कि नहीं मिला? हाँ ये सर पेज नंबर 2 में है। इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद डिजाइन इक्वेशन है उसी में। असल में 14 यस पेज का सर। पेपर है और उसमें हर चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ये सर फिलहाल। पेज नंबर 2 में है सर ये। पेज नंबर 2 में है। यस सर। तो ठीक है, आप लोग को मिल गया पेज नंबर 2। वेल एंड गुड। Yes, sir. ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पे कि
ये मैचिंग नेटवर्क है। एक मिनट, ये जो आपका ये बॉक्स के अंदर है ये आपका मैचिंग नेटवर्क है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? पाई स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या है? ये पाई है ना ये। यस सर। Yes, sir. देखो, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर होता, ये होता टी स्ट्रक्चर। इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये क्या हो गया? पाई स्ट्रक्चर। Pi. अगर इस तरह का होता या इस तरह का होता तो क्या कहलाता है? एल। L. एल। और अगर इस तरह का होता तो कैस्केडेड। ये दोनों आपस में कैस्केडेड है। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. ये स्ट्रक्चर हो गया कैस्केडेड, ये स्ट्रक्चर हो गया टी, ये हो गया पाई, और ये हो गया एल। ठीक है, तो उमूमन हम लोग जो डुअल बैंड रियल टू रियल बनाते हैं उसमें कैस्केडेड स्ट्रक्चर लेते हैं, पाई स्ट्रक्चर लेते हैं, एल स्ट्रक्चर लेते हैं। देखो टी की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी जब आपका एल से काम हो रहा है तो टी क्यों लीजिएगा? आप ये भी कर सकते हैं एल से काम हो रहा है तो पाई क्यों लेंगे, ये भी आप कर सकते हैं। तो पहले पाई स्ट्रक्चर रिपोर्टेड था, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर आया मार्केट में वो कैस्केडेड था, उसके बाद पाई आया, मेरे ख्याल से उसके बाद एल आया है। ठीक है, तो हम लोगों को कौन सा स्ट्रक्चर करना है? पाई। पाई करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी स्ट्रक्चर नहीं कर सकते, आप बाकी स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल चूंकि हम लोगों को जल्द से जल्द अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ पाई। आप लोग टी स्ट्रक्चर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है। जब हमारा काम इतने में हो रहा है तो अननेसेसरी हम एक और ट्रांसमिशन लाइन क्यों लगाए? या ऐसे सोचिए, जब हमारा काम कैस्केडेड में हो रहा है तो हम एक स्टब क्यों लगाए? हर स्ट्रक्चर के अपने कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होते हैं। हम सोचे थे कि आप लोगों से कुछ लिमिटेशंस भी पढ़वाएंगे, तो कुछ इनोवेशन हो जाएगा कि जैसे पाई स्ट्रक्चर के अपने लिमिटेशन बताइए। कैस्केडेड स्ट्रक्चर का लिमिटेशन क्या है कि जब आप इसको फैब्रिकेट करते हैं तो एक ट्रांसमिशन लाइन दूसरा ट्रांसमिशन लाइन एक के साथ एक होता है तो काफी लंबा हो जाता है। जब ये लंबा हो जाएगा तो किसी भी बोर्ड पे ये स्पेस बहुत ज्यादा लेगा। पाई स्ट्रक्चर में क्या है कि देखो ट्रांसमिशन लाइन सिर्फ एक है, बाकी दो क्या है? स्टब है। तो इसका ओवरऑल जो डायमेंशन है वो क्या हो गया? घट गया। समझ में आ रही है बात? यस सर। Yes, sir. ये इसका एक एडवांटेज है, पेपर पढ़िएगा आप, नहीं तो आप लोग लिख लीजिए। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पाई स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू कैस्केडेड स्ट्रक्चर? इट इज कॉम्पैक्ट इन साइज। मेरे ख्याल से पेपर का नाम में भी कुछ ये कॉम्पैक्ट वर्ड इस्तेमाल किया है कहीं पे, देख लीजिएगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या, ये आपका मैचिंग नेटवर्क है। अब इस मैचिंग नेटवर्क को एनालाइज कैसे किया? देखो यहाँ पे लोड क्या? RL है। ठीक है, और ये जो RL है यहाँ पे कह रहा है कि एक ट्रांसमिशन लाइन है जिसका कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस Z1 है, इलेक्ट्रिकल लिंक θ1 है, ये Z2 θ2, ये Z3 θ3 है। ठीक है, और लोड आपका RL है, और आपका जो इंपीडेंस है पोर्ट इंपीडेंस वो कितना है? Z0 के बराबर है। ठीक है, और Z0 मोस्ट ऑफ टाइम्स वो क्या लेते हैं? 50 ओम लेते हैं। अब हमको इस सर्किट को एनालाइज करना है। ये हमें Z1, देखो डिजाइन का मतलब क्या है कि Z1 Z2 Z3 और θ1 θ2 θ3 की वैल्यू निकालनी इस तरह से कि RL Z0 के साथ मैच कर जाए, और ये जो मैच करे कितने फ्रीक्वेंसी पे करे? दो फ्रीक्वेंसी पे। दो फ्रीक्वेंसी पे करे। तो ये जो Zin होगा दिस मस्ट बी इक्वल टू Z0। हमें ये निकालना है एट F1 एंड F2, हमें इस तरह से डिजाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रेशियो हम M ले लेते हैं, तो F2 को हम क्या कह देंगे? MF1। व्हाट इज M? स्मॉल m, दिस स्मॉल m इज फ्रीक्वेंसी रेशियो। अब सवाल ये उठता है कि इसको हम एनालाइज कैसे करेंगे? ठीक है, यस सर। तो आज हम कंप्लीट एनालिसिस नहीं करेंगे, ऑलरेडी 1 घंटा हो गया और तुम लोग को अभी लगता है बहुत कुछ रिवीजन करना बाकी है, यस सर। है ना? सर इसमें Z1 Z3 सर सीरीज में हो जाएगा और उसके बाद Z2 पैरेलल में। देखो ये Z3 RL आपस में पैरेलल में हो रहा है। यस सर, हाँ ये भी कर सकते हैं Yes, सर, sir. लेकिन रुको एक मिनट, पहले बताओ ये Y स्टब क्या हो जाएगा? Y स्टब ओपन है सर। हाँ, ओपन है Y स्टब सर। कर लो ये 3 के लिए, तो ये ओपन स्टब है ना ये। देखो यस ये सर। ओपन भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है। हम यहाँ पे ओपन लेके डिजाइन कर रहे हैं, बुक में आपको ओपन लेके ही डिजाइन किया है। आप एक नया पेपर बना सकते हैं जिसके अंदर कह सकते हैं कि अगर हम इसको शॉर्ट लेके बनाएंगे तो कैसे होगा। आपका कुछ इनोवेशन हो सकता है, आप इसको खुला रखिए, हम इसको ओपन ही क्यों ना, हम इसको शॉर्ट क्यों ना ले। अच्छा, ओपन और शॉर्ट में कौन बेहतर होता है बताइए तो?
कौन सा स्टब लेना बेहतर होता है, ओपन स्टब या शॉर्ट स्टब? देखिए आप दोनों का डिफरेंस समझ लीजिए। अगर आप MIC में बना रहे हैं, माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट में, तो अगर आप ओपन स्टब लेते हैं तो हो सकता है, चूंकि ओपन यहाँ से रेडिएशन हो सकता है, तो रेडिएशन का मतलब लॉसेस है, ठीक है। इसे शॉर्ट कर देना अच्छा होता है, किसी भी टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसमें से रेडिएशन आपने खत्म किया। इस हिसाब से देखा जाए तो शॉर्ट अच्छा है। लेकिन अगर आप शॉर्ट बनाते हैं तो आपको यहाँ पे ग्राउंड करना पड़ता है, और अगर आप ग्राउंड करते हैं तो उसके लिए आपको ड्रिल करना पड़ता है। ये कभी फैब्रिकेशन पे हम लोग आएंगे, अब लगता है कि हम लोग फैब्रिकेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन कभी आप लोग लाइफ में कभी MIC फैब्रिकेशन देखिएगा तो उसमें देखिएगा कि उसमें बोर्ड पे ड्रिल करना पड़ता है, और एक वाया होल के थ्रू ऊपर और नीचे वाले, ऊपर वाले को नीचे वाले सरफेस से जो ग्राउंड प्लेट होता है उससे सोल्डरिंग करनी पड़ती है, उसको कनेक्ट करना पड़ता है। तो ये फैब्रिकेशन के अंदर आपको एक एड ऑन चीज हो जाती है, एक एडिशनल चीज हो जाती है, जो कि एड ऑन नहीं करना चाहिए, एडिशनल एक चीज हो जाती है जिसमें आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप लेना पड़ता है। और जब आप वाया होल्स बनाते हैं तो उसके अपने फिर कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको कंसिडर करना पड़ता है, क्योंकि उसमें आप एक पर्टिकुलर लेंथ का ही लगाएंगे। आप उसे वायर से अगर मान लिया कि शॉर्ट करते हैं तो वायर का जो लेंथ होगा वो भी इसके फीचर को डिस्टर्ब करता है, ठीक है। तो हम वो सब डिस्कशन में नहीं जाएंगे। जो बोला भी कुछ आप में से किसी ने कुछ लिखा या नहीं लिखा, ओपन स्टब और शॉर्ट स्टब का फैब्रिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो, या प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो दोनों का कंपैरिजन हो क्या है, ये फैब्रिकेशन को देखेंगे तो ओपन स्टब बनाना आसान है हमारे लिए। शॉर्ट स्टब बनाने में हमें एक्स्ट्रा शॉर्ट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, और लेकिन ओपन रखने से रेडिएशन के चांसेस हैं जो कि शॉर्ट में नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल हम इसे अगर देखें वाई स्टब 3 देखें हम, तो वाई स्टब 3 क्या हो जाएगा बताइए। ओपन में हम क्या बताए थे, जे आगे tan θ3 अपॉन Z3, सही लिखा है कि गलत लिखा है मुझे याद नहीं है, आप लोग करेक्ट कीजिए। ओपन में y स्टब j tan थीटा इज डिवाइडेड बाय zs। ठीक है, तो सही लिखा है मैंने, हाँ यस सर। ठीक है। इसी तरह से अगर हम y स्टब 2 ले ले तो क्या हो जाएगा, j tan थीटा 2 डिवाइडेड बाय z2। j tan θ2 डिवाइड बाय Z2, यस सर। ठीक है, गुड। अब यहां पे बताइए, ये दोनों को हमने क्या कहा कि दोनों शंट में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो यहाँ पे हम इन दोनों को क्लब करके हम कह सकते हैं कि ये एक Y3 एडमिटेंस प्रोड्यूस कर रहा है। यस सर। तो ये जो Y3 एडमिटेंस प्रोड्यूस कर रहा है, ये Y3 कितने के बराबर लिखा गया, Y3 सिंपली 1/RL। देखो RL अगर मान लिया जाए इसका इम्पिडेंस है, तो GL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस इसका 1/RL हो जाएगा। तो 1/RL प्लस J tan θ3 अपॉन Z3। ये स्टेप समझ में आ गया आप लोगों को, Y3 कैसे लिखा जाएगा। यस सर। इसी तरह से ये दोनों आपस में क्या शंट में है, तो देखो यहाँ पे Z0 है, यहाँ पे Y स्टेप 2 है, तो Y2 क्या हो जाएगा 1/Z0 प्लस J tan θ2 अपॉन Z2। यस सर। ठीक है, तो ये मान लो कि ये जो Z1 इसका कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक एडमिटेंस क्या हो जाएगा 1/Z1। यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं लगा रहे हैं, बस क्या है कि इसको इंपीडेंस के टर्म से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम एडमिटेंस के टर्म से रिप्रेजेंट कर दिए। तो इसका मतलब यह है कि ये Y2 क्या हो गया, इस दोनों का क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। Y3 क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। और इस सर्किट को क्या हम इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यस सर। अब आगे क्या होगा कि अब देखो यहाँ पर हम Y इंपीडेंस निकालें, Y इनपुट निकालें। अगर ये Y इनपुट क्या चाहिए हमें परफेक्ट इंपीडेंस मैचिंग के लिए, इस Y2 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होना चाहिए। यस सर। अगर इस ये जो Y इनपुट है, यहां से अगर हम सर्किट को देख रहे हैं, इधर से देखेंगे तो क्या दिखेगा, Y2 दिखेगा, इधर से हमें Y2 दिखेगा ना। मैं इधर से हमें क्या दिख रहा है, इस लाइन डॉटेड लाइन के इधर क्या हम Y2 दिख रहा है, इसके इधर क्या दिख रहा है, मान लो Y इनपुट दिख रहा है। तो ये Y इनपुट Y2 के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा, तो इंपीडेंस मैचिंग हो जाएगा। यस सर। Now how will you find out Y input? ठीक है, तो Y इनपुट निकालने का तरीका क्या होता है कि देखो Z इनपुट कैसे निकालते हैं, आप लोगों को बताया था। Z इनपुट अगर आप मान लो ये Z1 और
θ1 होता और ये Z3 होता, सपोज करो ये Z2 होता, नहीं Z3 तो यहाँ ले चुके थे, मान लो ये ZL होता, ठीक है, मतलब 1/y3 इज इक्वल टू ZL है, ठीक है, और ये Z1 और θ1 है, तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाता है, Z1 इंटू ZL प्लस J Z1 tan θ1 अपॉन आगे क्या हो जाएगा, Z1 प्लस J Z3 tan θ1, 3 कहाँ है, अब सर ZL L लिखा है ना ले, हमने, यहाँ L ZL लिखा मान लिया है। है, L लिया हमने, ठीक है ना, Yes, तो व्हाट विल बी y in, y in इज इक्वल टू 1 अपॉन Z in, 1 by Zn. तो 1 अपॉन Z1, ये तो 1 अपॉन Z1 हो जाएगा, और Yes, जो sir. डिनोमिनेटर वाला ऊपर चला जाएगा, Z1 प्लस J ZL tan θ1 अपॉन ZL प्लस J Z1 tan θ1, One. आगे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहां से आप y निकाल सकते हैं, देखो 1 अपॉन Z1 क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, Y1 हो जाएगा सर। ठीक है ना, अब Z1 ZL है, आप क्या कीजिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को Z1 इंटू ZL से डिवाइड कर दीजिए, कर सकते हैं, Yes, यहाँ sir. क्या बचेगा, 1 अपॉन ZL बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, Z1 अपॉन, ऐसे लिखते चलो, Z1 ZL ZL अपॉन Z1 ZL ZL अपॉन Z1 ZL और Z1 अपॉन Z1 ZL, यहाँ Z1 Z1 कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा ये 1 अपॉन ZL, तो 1 अपॉन ZL इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y3 हो जाएगा, सिंपली y3 प्लस j टाइम्स ये Z1 एक उल्टा कर दिया मैंने, क्या ये क्या था ये, हाँ नहीं ठीक है, ये ZL ZL का 1 अपॉन Z1, 1 अपॉन Z1 क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, सही लिख रहे हैं, Yes, sir. ZL ऊपर चला गया तो ZL ZL कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन Z1 बचा, ठीक है, y1 tan θ1 डिवाइड बाई, यहाँ क्या बचेगा डिनोमिनेटर में, ZL Z 1 अपॉन Z1, 1 अपॉन Z1 मतलब y1 Y1 प्लस j y3 tan tan θ1, θ1. ये y निकल गया यहाँ पे, तो Yes, दिस sir. y मस्ट बी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ y2, Yes, sir. ठीक है, अब y2 को हम कितने के बराबर ले रहे हैं, y2 को हम ले रहे हैं g2 प्लस jb2, G2 plus JB2. Yes, sir. ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब वो वाला पेज मुझे दिख नहीं रहा है, चलो पेज नंबर 3 में है। नहीं वो पेज मेरे पास है नहीं है, मेरे से गलती हो गई, उसका प्रिंट आउट मेरे पास है लेकिन वो अभी कहाँ पर है वो मुझे, स्क्रीनशॉट शेयर कर दे ग्रुप में क्या? नहीं स्क्रीनशॉट क्या होता है, मेरे पास पीडीएफ भी है, अच्छा रुको एक काम हम कर सकते हैं, इसी पे सर यही पीडीएफ देखो। खोल के इसी पे पढ़ा दीजिए सर। हाँ नहीं इस यही पे पे है। लिखाएगा नहीं, इस पे लिखाएगा नहीं, इससे हम लिख नहीं पाएंगे, ओहो। ये हम सोचे थे लेकिन इस पे हम लिख नहीं पाएंगे, प्रॉब्लम यही है, तो अगर उस पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट कर दे तो अब तब लिखा जाएगा, 1 मिनट बस। रुक जाओ छोड़ दो, हो गया, तुम लोग को दिख रहा है ना, ये दोनों पेज दिख रहा है तुम लोग को, ज्यादा छोटा नहीं ना हो गया, ये सर दिख रहा है। दिख रहा है ना, तो चलो देखो अगर दिख रहा है तो ओहो ये प्रॉब्लम रहेगी, अच्छा इसको बंद करने का ऑप्शन होता है, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, y2 इज इक्वल टू क्या है, g2 प्लस jb2, हम वही नोटेशन इस्तेमाल करेंगे जो इस पेपर में इस्तेमाल किया है, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन z0 प्लस j tan θ2 अपॉन z2, और हमें y3 इज इक्वल टू क्या मिला था, g3 प्लस jb3
हालांकि देखो इसमें गड़बड़ क्या किया है कि जी को स्मॉल कर दिया है। स्मॉल आमतौर से हम लोग नॉर्मलाइज के लिए लेते हैं, लेकिन चलो जो नोटेशन इस्तेमाल किया है पेपर में वही नोटेशन रखते, नहीं तो आप लोग बाद में कंफ्यूज कीजिएगा। ठीक है, अब इस केस में आगे क्या होगा बताइए। हम लोगों ने क्या निकाला था कि यहाँ से जो वाइन था, वाइन की वैल्यू क्या आई थी, पिछले स्लाइड में है y1 प्लस y3 प्लस jy1 tan थीटा 1। ठीक है, y1 इंटू y3 प्लस jy1 tan थीटा। ठीक है, तो ये था हमारे पास y1 इंटू y3 प्लस jy1 tan थीटा 1 अपॉन y1 प्लस jy3 tan थीटा 1। यही है ना, सही लिखा है मैंने। देखो अगर शुरू में गलत होगा तो अंत तक से गलत ही गलत होता जाएगा। और ये इक्वल टू होना चाहिए किसके, y2 के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के, दिस इज इक्वल टू g माइनस jb2 हो जाएगा। हाँ या ना? यस सर। देखो ये यहाँ भी दिया हुआ है, y2 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बराबर होना चाहिए y3 y1 इंटू y3 प्लस jy1 tan थीटा 1। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, ये एक्सप्रेशन जो है इक्वेशन नंबर 2 जो है। अब नेक्स्ट आइए, तो ये देखो ये g2 माइनस jb2 इज इक्वल टू इतना है। ये कैसे किया, इसमें क्या किया कि y3 को इसने ब्रेक किया। देखो y3 को क्या इसने लिखा था, y3 को क्या लिखा था यहाँ पे, y3 वाज इक्वल टू g3 प्लस jb3, यही था ना। तो अगर हम इसको ब्रेक करें, अगर हम g3 मतलब हम y3 इज इक्वल टू g3 प्लस jb3 लिख दें, तो दिस इंप्लाइज व्हाट विल बी yn, yn विल बी इक्वल टू y1 इंटू g3 प्लस j इंटू b3। देखो ये j कॉमन ले सकते हैं, b3 प्लस yn tan थीटा 1 अपॉन y1 प्लस j इंटू, सॉरी ये हो जाएगा g3 प्लस j इंटू b3 इंटू tan थीटा 1। इसको हम फर्दर ब्रेक करें तो क्या हो जाएगा, y1 इंटू g3 प्लस j b3 प्लस y1 tan थीटा 1। इसको आप लोग अपने से कीजिएगा, ये y1 है और ये j और j क्या हो जाएगा, माइनस j माइनस 1, तो हो जाएगा y1 माइनस b3 tan थीटा 1 प्लस j इंटू g3 tan थीटा 1, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू g2 माइनस, सॉरी g2 माइनस jb2। ठीक है, जो कि देखो यहाँ पर भी लिखा है। हम इसके साथ साथ इससे चल रहे कि कल को आप लोग को रिवीजन करने में आसानी हो। देखो ये एक्सप्रेशन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पेज नंबर 123 पे दिख रहा है आप लोगों को, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया है, इसमें इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग किया है। ठीक है, तो हम भी करते हैं, ये थोड़ा सा अब टाइम टेकिंग हो जाएगा, लेकिन हम लोग इसे करते हैं। तो इसको सेलेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं होता यहाँ पे, जिसमें कि हम इसको सेलेक्ट कर लें। सिर्फ इतना ही सेलेक्ट हुआ, चलो को नहीं होगा सेलेक्ट। चलो इसे दोबारा लिख लेते हैं। तो इसमें वाइन इज इक्वल टू, बताते जाना तुम लोग। बोलते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक लगता है लिखने में भी। बोलो क्या था, वाइन इज इक्वल टू जी, सॉरी g2, ठीक तो है, y2 माइनस jb2 था ना ये।
क्या था बताइए, G2 माइनस JB2 ये इक्वल टू क्या होना चाहिए था, y1 इंटू, बताओ क्या लिखा हुआ था, G3 प्लस JB3 प्लस y1 tan थीटा 1। क्या आप लोग हैं या चले गए? है सर, है सर। अरे, सभी है ना, मुझे दिख नहीं रहा कितने हैं कितने नहीं है। JB3 प्लस y1 y1 tan theta 1 tan थीटा 1 divided by डिवाइड बाई y1 minus y1 माइनस J, सॉरी J क्या b3 होगा, B3। B3 y1 होगा। minus b3 tan theta 1 तुम लोग देखते नहीं रहो, कॉपी में करते जाओ, इसी बहाने तुम लोगों का भी हो जाएगा। B3 tan theta tan 1 थीटा plus 1 jg3 J tan theta 1 tan थीटा 1, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, G2 माइनस JB2 इंटू y1 माइनस B3 tan थीटा 1 प्लस J इंटू G3 tan थीटा 1 इज इक्वल टू y1 G3 प्लस J इंटू y1 B3 प्लस y1 tan थीटा 1। अब देखो पूरा मल्टीप्लाई करके लिखने की जरूरत नहीं है, रियल पार्ट्स को और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करते हैं, ठीक है, सेपरेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अगर आप रियल पार्ट्स को अलग कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, सबसे पहले हम लेंगे रियल पार्ट को। अगर हम सबसे पहले रियल पार्ट्स को लेते हैं, यहां रियल पार्ट क्या आ जाएगा बताइए, यहां रियल पार्ट आ जाएगा G2 इंटू, इस रियल पार्ट से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, y1 माइनस B3 tan थीटा 1, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस B2 इंटू G3 tan थीटा 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, y1 G3 हो जाएगा। yes sir सही है। और अगर आप इमेजिनरी पार्ट्स को मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 कर देते हैं, नंबरिंग देख लीजिएगा जैसे भी आप लोग रख रहे हो। अगर हम इमेजिनरी पार्ट्स को ले लें तब क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ क्या हो जाएगा, minus G2 jb2 नहीं G2 इंटू, हाँ G2 इंटू G3, अच्छा आप उधर लेना है, वैसे भी ले सकते हैं tan थीटा 1 माइनस J नहीं लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट तो कह ही रहे हैं हम लोग, B2 इंटू क्या हो जाएगा, y1 माइनस y1 minus B3 b3 tan theta 1 tan थीटा 1 दिस इज इक्वल टू हो जाएगा y1 इंटू, अब ये थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है, y1 tan थीटा 1। सही है। yes sir अब कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जल्दबाजी भी मचा दी है, क्योंकि कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि ये जो G2 और B2 की वैल्यूज है, नहीं ठीक है यहाँ भी कर सकते हैं, G2 और B2 की वैल्यूज हम यहाँ पुट कर दे तो, अब G2 क्या था B2 क्या था, हम यहाँ से आते हैं तो देखो G2 जो था 1/z0 था, ठीक है, और B2 क्या था tan थीटा 2/z2 था, G3 क्या था 1/RL था, और B3 क्या था tan थीटा 3/z3 था। अगर हम पुट करते तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पर अगर हम पुट करते, क्या था G2 था हमारे पास बताइए, G2 की वैल्यू कितनी थी 1/z0 थी, और B2 की वैल्यू कितनी थी tan थीटा 2 थी यहाँ पे अपॉन Z2, सही लिखा है मैंने। और बताइए G3 क्या था 1/RL, और B3 क्या था tan थीटा 3 divided by z3 सही लिखा है मैंने। yes sir अगर हम इनको सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा,
आप लोग अगर जब रिपोर्ट में लिखिएगा तो इसको पूरे डेरिवेशंस को दिखाइएगा। देखो जो पेपर होता है कभी भी उसके अंदर कंप्लीट डेरिवेशन नहीं होता है, लेकिन आप लोगों ने खुद से क्या किया, तो भाई आपने पूरा डिराइव किया है खुद से, ठीक है। तो G2 की वैल्यू पुट करते हैं, क्या हो जाएगा 1/Z0 Y1 माइनस B3 क्या है tan θ3 अपॉन Z3 इंटू tan θ1। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, प्लस B2 क्या है tan θ2 अपॉन Z2 इंटू G3 क्या है 1/R इंटू tan θ1 इज इक्वल टू Y1 इंटू G3 क्या है, G3 इज 1/R। ठीक है, हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो Y1 इज इक्वल टू 1/Z1 भी लिख सकते हैं। ये जो Y1 है इसको हम 1/Z1 लिख सकते हैं हर जगह, हाँ या ना, मैं बताओ भाई। 1/Z1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सब Z के टर्म्स में आ जाएगा, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1/Z0 इंटू 1/Z1 माइनस, तो इसमें Z1 Z3 को हम ये ले सकते हैं और ये हो जाएगा Z3 माइनस Z1 tan θ1 इंटू tan θ3 प्लस यहाँ हो जाएगा Z2 इंटू RL और यहाँ क्या बचेगा tan θ1 इंटू tan θ2 इज इक्वल टू 1/Z1 RL। सही है। अब यहाँ पर क्या हम ओवरऑल Z0 से यहां तक कर लिया आप लोगों ने? अरे, अभी आवाज आ रही है? सब है कि गए? यस सर। अच्छा ठीक है। अब यहाँ पर अब देखो यही थोड़ा सी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, मतलब लेंदी कैलकुलेशन है। अब इसको हमें करना क्या है कि जितनी भी इंपिडेंसेस है सबको डिवाइड बाई Z0 के टर्म्स में लाना। तो देखो यहाँ पर क्या है कि अगर हम इसे Z0 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर Z0 से डिवाइड कर देते हैं, तो न्यूमरेटर को हमने Z0 से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को Z0 स्क्वायर से डिवाइड किया। तो इसका मतलब क्या है कि हमें एक Z0 से और डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमरेटर में, तभी ना कर सकते हैं, हाँ या ना। कहने का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने Z0 स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ये तो कर सकते हैं हम। क्यों कर Yes, रहे sir. हैं उसको आगे, ठीक है, उसको आगे देखेंगे। ये वाला टर्म निकल के आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम डिनोमिनेटर को दोनों को Z0 से डिवाइड करते हैं, तो न्यूमरेटर को 1/Z0 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर को भी। यहाँ पर भी वही करते हैं हम लोग, तो 1/Z0 स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी। कैंसिल क्या होगी, ये Z0 1/Z0 स्क्वायर 1/Z0 स्क्वायर 1/Z0 स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। और Z0 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, हम नॉर्मलाइज करने के लिए कर रहे हैं। मतलब ये Z1 सॉरी, हम जो है Z1/Z0 को हम स्मॉल z1 कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को बताया था मैंने, Z2/Z0 को स्मॉल z2 कर रहे हैं, Z3/Z0 को हम लोग स्मॉल z3 कर रहे हैं, और RL/Z0 को हम लोग कह रहे हैं कि RL/Z0 क्या हो जाता है, इसको कहते हैं इंपीडेंस रेशियो, ठीक है। सो दिस इज RL/Z0, दिस इज द इंपीडेंस रेशियो। इसको अगले स्लाइड में लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या था, Z1/Z0 को हमने स्मॉल z1 कहा, Z2/Z0 को हमने कहा स्मॉल z2,
और Z3 अपॉन Z0 को कहा हमने स्मॉल Z3 और RL अपॉन Z0 को हमने क्या कहा, K कहा। ठीक है, ये क्या था, इसको हम लोग जैसे फ्रीक्वेंसी रेशियो लिया था, यहाँ पे हम लेंगे इम्पीडेंस रेशियो। ठीक है, और ये सारे क्या हो गए, ये सब के सब हो गया नॉर्मलाइज्ड इम्पीडेंसेस, या नॉर्मलाइज्ड इम्पीडेंसेस कहिए या नॉर्मलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंसेस कहिए, नॉर्मलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंसेस। ठीक है, तो अब बताइए ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, अगर आप इसे डिवाइड कर दीजिए तो फाइनली ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर न्यूमरेटर में क्या बचेगा, Z3 अपॉन Z स्मॉल Z3 माइनस Z1 tan थीटा 1 tan थीटा 3 डिवाइड बाई Z1 Z3, Z3 माइनस Z1 tan थीटा 1 tan थीटा 3, यहाँ बचेगा Z3 माइनस Z1 tan थीटा 1 tan थीटा 3 डिवाइड बाई क्या था, Z1 Z3 स्मॉल में। अगला टर्म क्या बचेगा, tan थीटा 1 tan थीटा 2 और दूसरा Z2 इंटू के, tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 डिवाइड बाई Z1 इंटू के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिए 1 अपॉन Z1 इंटू के, 1 अपॉन Z1 इंटू के। हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसे हम थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें अगर, देखो Z1 कॉमन है, कैंसिल कर, जो कैंसिल कर सकते हैं कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, दिस इंप्लाइज आगे क्या बच जाएगा, यहाँ पर हम k इंटू Z3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ क्या बचेगा, k इंटू Z3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा Z3 माइनस Z1 tan थीटा 1 tan थीटा 3 प्लस k कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा Z3 tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा Z3। हम इधर ले आए अगर और इक्वल टू 0 करना चाहे तो क्या हो जाएगा, इसमें मैंने कोई गलती की है क्या, देखिए तो कहीं पे Z2 का भी टर्म आ रहा था, हाँ देखो यहाँ पे Z2 का एक टर्म आ रहा था, ये शायद मिस कर गए, ये Z1 नहीं था, ये Z2 था। ये बताइए आप लोग कॉपी पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इसे, अब सब कुछ एक पेज पे ना हो तो बड़ा दिक्कत होता है। ये क्या था यहाँ पे, ये हमने सही किया, Z3 माइनस Z1 डिवाइड बाई Z1 Z3, Z3 माइनस Z1 डिवाइड बाई Z1 Z3। अच्छा यहाँ पे Z1 रह गया, यहाँ क्या हो जाएगा, tan थीटा 1 थीटा 2 Z2 इंटू के हो जाएगा, तो यहाँ पे एक गलती हमने किया था, ये हो जाएगा Z2 इंटू के और यहाँ क्या हो जाएगा Z1 इंटू के। ठीक है, हाँ देखो यही गलती थी हमसे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि Z1 इंटू Z3 इंटू Z2 इंटू के से हम मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपल सी बात है कि हम यहाँ पे डिनोमिनेटर को खत्म करना चाह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बचेगा Z2 इंटू के Z3 माइनस Z1 tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 3 प्लस यहाँ क्या बचेगा
Z1 into Z3 tan theta 1 into tan theta 2 इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, देखो Z1 कैंसिल हो जाएगा, K कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा Z2 Z3। अब सही है, ठीक है। इसे हम एक्सपैंड करते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा, Z2 Z3 K माइनस Z1 Z2 K tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 3 प्लस Z1 Z3 tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इज इक्वल टू Z2 Z3। अब हम इस वाले टर्म को इधर ला सकते हैं, मतलब इधर वाले टर्म को इधर ला सकते हैं इस तरफ, और इधर वाले टर्म को उधर ले जा सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज यहाँ पे Z2 Z3 को कॉमन ले लीजिए, K माइनस 1 कर दीजिए, और दिस विल बी इक्वल टू, इसे उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो Z1, इसमें Z1 कॉमन है दोनों में, एक मिनट, यहाँ Z2 होगा, यहाँ पे Z1 Z2 है, यहाँ पे Z1 ये Z3 हो गई, यहाँ में से गलती हो गई फिर, तो Z1 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, Z2 K इंटू Z2 tan थीटा 1 1 tan थीटा 1 कॉमन आ जाएगा। वन tan थीटा 1 भी, अच्छा हाँ tan थीटा 1 कॉमन आ जाएगा, ठीक ठीक है, tan थीटा 1 कॉमन आ जाएगा, एक मिनट इसको फिर से लिख लेते हैं। तो इसमें एक Z1 कॉमन आ जाएगा और एक tan थीटा 1 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या यहाँ पे, Z2 tan थीटा 3, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या बचेगा, Z3 tan थीटा 2, ठीक है। तो ये फाइनली हमें ये एक्सप्रेशन मिला। ये एक्सप्रेशन कहाँ से मिला, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं। ये इक्वेशन मिला हमें रियल पार्ट्स को इक्वेट करने से। यहाँ पर हम लोगों ने जो रियल पार्ट्स को इक्वेट किया वहां से मिला। इसी तरह से अगर हम इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे तो फिर हमें कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कीजिएगा तो क्या मिलेगा, ये आप लोग खुद से कर लेंगे, यस सर। हाँ या ना, यस सर। खुद से कर लीजिएगा आप लोग। तो इमेजिनरी पार्ट को अगर अच्छे कर, रुको एक मिनट, इस इक्वेशन को हम जरा एक बार फिर से इधर लिख, या रहने दो। इमेजिनरी पार्ट को अगर आप इक्वेट कीजिएगा तो फाइनली इक्वेशन जो है फ्रॉम इमेजिनरी पार्ट, आपको जो फाइनल जो इक्वेशन होगा, मेरे पास एक लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ। Z1 इंटू के, देख लीजिएगा सही लिखा है कि नहीं किया हुआ, Z3 tan थीटा 2 प्लस Z2 इंटू tan थीटा 3, नाउ दिस विल बिकम Z1 स्क्वायर माइनस के Z2 Z3 प्लस Z1 स्क्वायर इंटू के tan थीटा 2 tan थीटा 3 इंटू tan थीटा 1। अच्छा, फ्रॉम रियल पार्ट जो आ रहा था उसको भी एक बार लिख लेते हैं, एक जगह हो जाएगा हमारे पास। क्या था बताइए तो आप लोग, Z2 Z3 K माइनस 1, यही था ना, Z2 Z3 K minus 1. Now this was equal to Z1 tan theta 1, Z1 tan theta 1, Z2 tan theta 3, Z2 tan theta 3 minus Z3 tan theta 2। अच्छा एक बात बताइए, इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसको हमने कहा था क्वेश्चन नंबर 3, इसको कहते थे क्वेश्चन नंबर 4। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो दो इक्वेशंस जो है, ये दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे सेटिस्फाई करना चाहिए, हाँ या ना। यस सर। ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि ये जो इक्वेशंस लिया, ये हम लोग ले रहे हैं फॉर फ्रीक्वेंसी f1, ठीक है। देन फॉर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू f2 दैट्स इक्वल टू mf1, ये क्या हो जाएगा,
कुछ नहीं, यहाँ पे जहां जहां थीटा है वहां पे एम थीटा आ जाएगा। ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, Z2 into Z3 k minus 1. Now this will be equal to Z1 tan m theta 1 into Z2 into tan m theta 3 minus Z3 into tan m theta 2। सही है ना, इक्वेशन नंबर 5। और दूसरा ये वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा ऊपर, ये तो होगा, ये इक्वेशन ये ट्रांसफॉर्म हो गया, और ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Z1 into k Z3 tan m theta 2 plus Z2 tan m theta 3 is equal to Z1 square minus k into Z2 Z3 plus Z1 square into k tan m theta 2 into tan m theta 3 into tan m theta 1। इक्वेशन नंबर 6, हाँ या नहीं। इसका मतलब ये है कि ये चारों इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है। देखिए आपके पास कितने डिजाइन पैरामीटर्स थे, आपके पास 6 डिजाइन पैरामीटर्स थे। कौन कौन, Z1 Z2 Z3, उसके बाद थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3। आपके पास 6 डिजाइन पैरामीटर्स थे और आपके पास 4 इक्वेशंस निकल के आ रहा है। तो ये जो 4 इक्वेशंस हैं इसमें से जो Z1 Z2 Z3 थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए ये इन चारों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, तो अब देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अगर आप पे सिंपली ऐसे कीजिए कि आप इक्वेशन नंबर 3 और 5 को देखिए। ठीक है, आप इक्वेशन नंबर 3 को देखिए और 5 को देखिए। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि आपका सब कुछ सेम है, सिर्फ थीटा 1 की जगह m थीटा 1 है, थीटा 3 की जगह m थीटा 3 है और थीटा 2 की जगह m थीटा 2 है। दिख रहा है आप लोगों को। यस सर। ठीक है, इसी तरह से इक्वेशन नंबर 4 और 6 को देखिए। यहाँ थीटा 2 की जगह क्या है, m थीटा 2 है, थीटा 3 की जगह m थीटा 3 है और थीटा 1 की जगह m थीटा 1 है। बस, बाकी कोई फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई हो सकता है। देखो ये कंडीशन दो ही कंडीशन में सेटिस्फाई कर सकता है, या तो ये हो कि जो tan थीटा 2 है वो tan m थीटा 2 के बराबर हो जाए। मतलब ये कंडीशन कब सेटिस्फाई कर सकता है, जब tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan m थीटा 1 हो जाए, tan थीटा 2 जो है इक्वल टू tan m थीटा 2 हो जाए और tan थीटा 3 जो है वो tan m थीटा 3 हो जाए। या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, और दूसरी चीज क्या है कि tan थीटा 1 जो है माइनस tan m थीटा 1 हो जाए, tan थीटा 2 जो है वो माइनस tan m थीटा 2 हो जाए और tan थीटा 3 जो है वो माइनस tan m थीटा 3 हो जाए। इन्हीं दो कंडीशन में ये सेटिस्फाई हो जाएगा। 3 और 5 को देखिए या 4 और 6 को देखिए सेटिस्फाई हो सकता है। और कोई कंडीशन हो सकता है, बोलो भाई, हाँ ना कुछ तो बोलो। मेरे को tan थीटा 1 और tan m थीटा 1 दोनों एक दूसरे का नेगेटिव हो, इसी तरह से यहाँ से एक नेगेटिव साइन निकल के आ जाएगा, यहाँ से एक नेगेटिव साइन निकल के आ जाएगा, नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पे इधर से नेगेटिव निकलेगा, इधर से नेगेटिव निकलेगा और यहाँ पर यहाँ से नेगेटिव निकलेगा। क्या और कोई कंडीशन हो सकता है इन दोनों के अलावा, जबकि ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा हो। कुछ तो बोलो भाई, हाँ ना। समझ में आया ये पॉइंट, यस सर। समझ में आ गया। कोई और है, गौरव, प्रिंस, आप लोगों को समझ में आ रहा है। देखिए ये दोनों में से कोई कंडीशन होगा तभी ये सेटिस्फाई कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। तो देखो इसको हम रूल आउट कर देते हैं। इसको रूल आउट हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan m थीटा 1 है और m इज नॉट इक्वल टू 1 है, तब तो ये दोनों ही एक्यूट एंगल्स नहीं हो सकते ना। मतलब कि थीटा 1 अगर 10 डिग्री है तो 0 से 90 डिग्री में अगर आप जाइएगा, या सॉरी 0 से 180 डिग्री तक में आप जाइएगा, तो कभी ये दोनों वैल्यूज बराबर नहीं हो सकती है। अगर आप ग्राफ बनाइए tan का,
tan का ग्राफ कैसा होता है, 0 से 90 डिग्री तक ऐसे जाता है और उसके बाद ऐसे जाता है। ये पाई हो गया, ये पाई/2 हो गया, ये 0 हो गया। तो 0 से पाई के अंदर कभी भी किसी दो एंगल के लिए tan की वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती है। तभी इक्वल हो सकता है जब θ1 = m θ1 हो या m = 1 हो जाए। दूसरा कोई कंडीशन हो सकता है? क्या भाई तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये रात ज्यादा हो गई, अरे 10 बज गया। नींद आ रही है क्या? भूख लग रही है? सर भूख लग रहा है सर। हम तो बोले थे खाना खा लेना, इन द मीन टाइम हैव योर डिनर, हम लिखे थे ना, मैसेज किए थे ना हम। उस समय तक नहीं बना हुआ था सर। अच्छा उस वक्त तक नहीं बना हुआ था। चलो इसको हम खत्म कर रहे हैं विद इन 5 मिनट। 5 मिनट रोक सकते हो वो? यस सर। ठीक है, इसे हम जानबूझ के डिनर का हम लिख दिए थे। असल में हम भी खाना खाने जा रहे थे इसलिए 15 मिनट लेट हुआ। मुझे लगा कि भूख लग जाएगी, इससे अच्छा खाना पहले ही खा लो। यस सर। तो पढ़ाते पढ़ाते खाना डाइजेस्ट भी हो गया, अब तो फिर खाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। चलो खैर, अब इसका मतलब है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, हाँ या नहीं? यस सर। ठीक है, हम सिर्फ इतना ही करके छोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया। अच्छा ये नोटिफिकेशन तुम लोग को दिख रहा है, इसको रोका कैसे जाएगा? सर सेटिंग्स में जाके, किसके सेटिंग में जाके? गूगल क्रोम के सेटिंग में। अच्छा ठीक है भाई, तो वियाना कॉलेज तो सब सिखा देना। तो मान लिया जाए कि हम tan θ1 - tan m θ1, ये निगेटिव इक्वल हो सकता है, पॉजिटिव नहीं हो सकता। ये समझ में आया कि नहीं आया तुम लोगों को? ये बता दो सिर्फ, ये समझ में आ गया ना? यस सर। दिस इम्प्लाइज tan θ1 + tan m θ1 = 0। अच्छा इसका मतलब क्या हो जाएगा कि देखो, व्हाट इज tan θ1 + θ2? दिस इज इक्वल टू हो जाता है tan θ1 + tan θ2 डिवाइड बाई 1 माइनस tan θ1 tan θ1 into tan θ2। तो अगर ये टर्म 0 है मतलब ये टर्म भी 0 है, हाँ या नहीं? यस सर। तो दिस इंप्लाइज tan θ1 + m θ1, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। यस सर। अब ये 0 कब हो सकता है? दिस इंप्लाइज पाई m पे। + 1 θ1 = p पाई, where Yes, p belongs to integer। यस सर। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज θ1 = क्या हो जाएगा? p पाई अपॉन। अब इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है। इसी तरीके से सिमिलरली आप निकालिएगा तो θ2 = क्या आ जाएगा? p पाई अपॉन m + 1। यस सर। आप यहाँ से निकालिए, इस इक्वेशन से निकालिए, तो θ2 की वैल्यू इतनी आ जाएगी। और इसी तरह से अगर आप θ3 निकालिएगा तो क्या आ जाएगा? p पाई अपॉन m + 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि दिस इम्प्लाइज, तीनों इक्वेशन को क्लब कीजिए, तो दिस इम्प्लाइज θ1 = θ2 = θ3 = p पाई अपॉन m + 1 हो जाएगा। तो हमारे पास θ1 θ2 θ3 की वैल्यू निकल गई और बच क्या गया हमारे पास? बच गया सिर्फ और सिर्फ Z1 Z2 Z3, राइट? यस समझ में सर। आ रहा है? अब यहाँ पर आइए आप, अब हमारे पास 4 इक्वेशन है। अगर आप θ1 θ2 θ3 की वैल्यू आप पुट कर देते हैं, नाउ यू आर लेफ्ट विथ ओनली 2 इक्वेशंस। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 इक्वेशन बचेगा, एक ये इक्वेशन बचेगा, एक ये इक्वेशन बचेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप tan m θ2 = माइनस ऑफ tan θ2 लिखिएगा तो अब वापस यही इक्वेशन मिल जाएगा ना आपके पास। ठीक है, तो Yes, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ substituting the values of θ1 θ2 and θ3, we are left with only 2 equations। कौन कौन से 2 इक्वेशन है? इक्वेशन 3 and 4, ठीक है ना? और 3 and 4 कौन से इक्वेशन है? ये यहाँ पे। अब आपके पास अननोन्स क्या है? 3 अननोन है, Z1 Z2 Z3। थीटा तो हमें मालूम हो गया, इक्वेशन जो है अननोन 3 है।
but we have 3 unknowns. अच्छा, अगर 3 अननोन है और 2 इक्वेशन है, आप कैसे सॉल्व करते हैं बताइए? अगर 2 अननोन है, 3 अननोन है, 2 इक्वेशन है तो कैसे सॉल्व कीजिएगा भाई? 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन चाहिए, नहीं तो सॉल्व नहीं Hit and होगा। trial method. क्या? नहीं, Hit उसमें and करते क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं लेते हैं। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम किसी एक अननोन की वैल्यू पुट कर देते हैं, कोई एक कंडीशन हम पुट कर देते हैं और बाकी 2 की वैल्यूज निकाल देते हैं। तो इसमें हम कई केसेस ले सकते हैं। जैसे केसे हम लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि Z2 इज इक्वल टू Z3। इफ मतलब इफ Z2 इज इक्वल टू Z3, तो मतलब ये कंडीशन हम पुट कर देते हैं। अब हमारे पास 2 ही अननोन होगा, ठीक है ना? लेट अस सपोज दैट दिस इज इक्वल टू Z। अब हमारे पास 2 अननोन बचेगा, अगर Z2 इज इक्वल टू Z3 कर दीजिएगा। आप वहां से सॉल्व कीजिए। अगर आप Z2 इज इक्वल टू Z3 पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? आप यहाँ पर Z2 इज इक्वल टू Z3 कर दीजिए कि Z स्क्वायर इंटू K माइनस 1 आ गया। अब Z2 इज इक्वल टू Z3 आप कर रहे हैं, यहाँ क्या बच जाएगा? Z2 इज इक्वल टू Z3, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये Z2 स्क्वायर हो जाएगा, ये K माइनस 1। और अच्छा, ये तो θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू θ3 हम पहले ही कर चुके हैं। अच्छा सॉरी, हमको यहाँ से पुट करना पड़ेगा Z1 इंटू के, Z3 इज इक्वल टू Z2 कर रहे हैं, θ2 इज इक्वल टू θ1 है। ठीक है, आप यहाँ पे पुट कर दीजिए Z1 स्क्वायर माइनस के Z2 Z3 प्लस Z माइनस। अब वैल्यू पुट करके देख लीजिए, ये एक काम यहाँ पे किया हुआ है। चलो यहाँ पर हम लोग चीजों को शॉर्ट कर देते हैं। ये आप केस 1 देख लीजिए, सॉल्यूशन ऑफ ये सारे डिजाइन इक्वेशंस आ गई, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए आप। ये तो देखिए, ये निकाल लिया है कि ये इक्वल होना चाहिए। अब ये केस 1 देखिए, यहाँ पे केस 1 ले रहा है, k इज इक्वल टू 1 ले लिया, नहीं जो ये केस 1 आपको नहीं लेना है, ठीक है? आप लोग मार्क कर लीजिए आपको कौन कौन से केसेस देखने हैं। हाँ ठीक है, ये देखिए आप, आपको एक केस जो देखना है वो ये देखना है Z2 इज इक्वल टू Z3, ठीक है? कहाँ गया? हाँ ये रहा। अगर आप Z2 इज इक्वल टू Z3 ले लेते हैं, ये केस ही आप लोग लीजिएगा, सिर्फ ये इक्वेशन नंबर 23 जो है आप मार्क कर लीजिए पेज नंबर 127 पे। अगर आप Z2 इज इक्वल टू Z3 ले लेते हैं तो Z1 इज इक्वल टू हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ k इंटू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, और Z2 इज इक्वल टू Z3 इज इक्वल टू Z1 इंटू अल्फा स्क्वायर। पूछेंगे अल्फा की वैल्यू क्या है? अल्फा इज tan थीटा, ये कहीं पे होगा पीछे, ये अल्फा जो हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इसे पढ़िएगा आप लोग, कहीं पे अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा होगा दिया हुआ। हाँ, अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा लिखा हुआ है, दिख रहा है ना? तो आपको फाइनली जो निकल कर आएगा वो ये निकल कर आएगा। बल्कि एक काम करो ना, कर ही देते, तुम लोग कंफ्यूज कर जाओगे। लास्ट है, लास्ट स्टेप है, हम लोग निकाल ही लेते हैं। हम यहाँ पर एक चीज नोट कर लेते हैं, एक मिनट। Z2 इज इक्वल टू Z3, तो हमारे पास से एक इक्वेशन था, अच्छा एक काम करते हैं, पहले हम लोग करते क्या है कि अगर tan θ1 tan θ2 tan θ3 इसको सब थीटा को इक्वल कर देते हैं, तो उस केस में देखते हैं कि इक्वेशन क्या बन जाएगा, ठीक है?
ए पे θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू θ3 इज इक्वल टू θ। तो हमारे पास इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा बताइए? इक्वेशन 3 क्या बन जाएगा हमारा? ये रहा इक्वेशन 3 बन जाएगा Z2 Z3 k माइनस 1 इज इक्वल टू Z1, ये हो जाएगा Z2 माइनस Z3। इसमें लगता है कुछ मिसिंग है। और अब नहीं घुस रहा है दिमाग में। अच्छा नहीं घुस रहा है। अच्छा रुको, इसमें एक लास्ट चीज है उसको हम कर लेते हैं। यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, उसको आप लोग कर लीजिए सिर्फ। यहाँ पर एक k का पार्ट होगा Z1 Z2, यहाँ पर Z1 के साथ ये k का टर्म है, ये मिस हो रहा है। ये k का टर्म यहाँ इंट्रोड्यूस कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर एक k का टर्म होगा, ठीक है? आप इस k का टर्म को इंट्रोड्यूस कर लीजिएगा, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम छोड़ देते हैं, यहीं से कल कंटिन्यू करें फिर। हाँ यस सर। ठीक है, तो कल हम लोग यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हम इसे छोड़ देते हैं। आप लोग से असल में आप लोग को हम पूरा इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि ये टोटल आप लोगों को नहीं करना है। ये पेपर 14 पेज का है, टोटल आप लोग कीजिएगा, आप लोगों को बहुत टाइम लगेगा। यस सर। तो हम लोग जो है, चलो स्टॉप रिकॉर्डिंग करते पहले।